बहुत सारे इंस्पेक्टर लोग ऐसा होते हैं कि उसको पता तो रहता है कि वेल्डिंग में क्या करना, लेकिन जब आप मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए हमको, हमारी वेल्डेबिलिटी के लिए कौन सा मटेरियल प्रीफर करना चाहिए, उसके बाद हमारा जो स्टोरेज होता है उसको कैसे हैंडलिंग करना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में बहुत लेक ऑफ नॉलेज इंडिया में मोस्ट ऑफ लोगों को पास, अगर जो लोग एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है, जिसके पास 8 से 10 साल एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस है, उसको बेनिफिट ले, उसको ये सब पता है, लेकिन कुछ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी को साथ में इन्वॉल्व करके जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसको, वो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सर मेरी आवाज़ आ रही है ना अभी? हेलो। सर आ रहा है। सर आ ओके। रही, क्लियर आ रही। ओके, चलो बहुत आ अच्छी रहा है। बात है, सुनील सर जुड़ गए हैं, अजमत सर जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत सारे लोग नए भी हैं आज। ओके, हमारा रेगुलर जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करेगा, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, सभी जगह पे हम नहीं डाल रहे ये सेशन। क्यों? क्योंकि कुछ लोग म्यूट नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे 150 लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को डिस्टरबेंस होगा। तो उसी की वजह से खाली एक ही ग्रुप में हमने ये लिंक डाला है, जो वो ग्रुप में भी 20 to 25 पीपल ही है, उसी की वजह से उतने ही लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अगर जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं उसको भी करना है, उसने भी अगर फीस पे कर दिया है TWI को, जो 1.5 लाख या 1.10 लाख जो है वो फी पे कर दिया है, उसको भी अगर नॉलेज चाहिए तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, और आपका फ्रेंड कोई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको म्यूट करने के लिए बोल दीजिएगा। ओके। मटेरियल इंस्पेक्शन, सबसे पहले मटेरियल इंस्पेक्शन करना क्यों है, हमको वहां से बात पता होना चाहिए कि हम लोगों को मटेरियल इंस्पेक्शन क्यों करना है, उसका क्या जरूरत है। मटेरियल इंस्पेक्शन का सबसे पहले क्या जरूरत है, वो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, क्या यार मैनेजमेंट ने मटेरियल खरीद लिया है ना, खलास हम लोग दबा के ठोको वेल्डिंग ठोको, ऐसा करके दड़ा दड़ वेल्डिंग होता है, तो ऐसा नहीं। आपको वेल्डिंग मारने के टाइम मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, मटेरियल को स्टोरेज कैसा करना है वो भी पता होना चाहिए, मटेरियल का ट्रेसेबिलिटी कैसा हम रखते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल उसका ये है कि वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द विजुअल एंड वेल्डिंग इंस्पेक्टर इज द मटेरियल इंस्पेक्शन एंड द नंबर ऑफ द सिचुएशन वेयर देर आर रिक्वायर्ड। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ये भी ड्यूटी है मटेरियल इंस्पेक्शन करना, खाली वेल्डिंग इंस्पेक्शन करके खलास हमारा काम हो गया, तो ऐसा नहीं। गल्फ में तो सब चीज होता है, लेकिन इंडिया में वेल्डिंग इंस्पेक्शन मतलब खाली WPS मेरे पास है हो गया, PQR मेरे पास है हो गया, वेल्डर मेरा क्वालिफाई हो गया, बस खलास अब दड़ा दड़ वेल्डिंग लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी सब प्लानिंग वाले का डिस्कशन है, बाकी सारा मटेरियल का स्टोरेज करता है उसका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। ये मटेरियल इंस्पेक्शन जो है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का भी ड्यूटी है। और वेल्डिंग इंस्पेक्टर को क्या क्या चाहिए, पाइप एंड प्लेट, उसका भी आपको मिल टेस्ट MTC, जो आपका MTC आता है, पाइप के अंदर जो मिल के अंदर जो पाइप बनता है उसका, वो सब चीज आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है, भले ही कैसे बनता ना हो लेकिन उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए वो सब चीज पता होना है। प्लेट में कोई पिटिंग तो घंटा जैसा खड्डा तो नहीं पड़ गया ना, वरना आपको 80 mm का थिकनेस में 10 से 15 mm का तो बहुत सारा पिटिंग रहेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इज अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपको वेल्डिंग मारने में भी आपको कांड हो सकता है आपके साथ। ओके, तो प्लेट एंड पाइप का आपको इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद ड्यूरिंग फेब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, जब आप वो प्लेट एंड पाइप का फैब्रिकेशन करते हैं, उस टाइम पे जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम पे भी आपका मटेरियल का इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले एक इंजीनियर का मतलब यहाँ से कॉल आया था अंकलेश्वर से, कि मेरा मटेरियल है स्टेनलेस स्टील का प्लेट है, मैं 5 साल पहले खरीदा था लेकिन उसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ था, तो अभी मुझे वो यूज करना स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, तो उसमें IGC टेस्ट करवाओ या ना करवाओ, ऐसा। अभी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में अभी एक फोटो बहुत सारा चल रहा है कि भाई एक जॉइंट है वो टी से टूट गया है, टी से पूरा फट गया है, तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि आपने मटेरियल प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया। अगर मटेरियल सिलेक्ट किया और वेल्डिंग में वेल्डिंग भी मारा तो उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रोड आपने सिलेक्शन नहीं किया, इलेक्ट्रोड गलत लगाया तो उसकी वजह से वहां पे वो जॉइंट फट जाएगा।
अगर इलेक्ट्रोड सही है लेकिन अंदर से डिजाइनर ने ट्रेस वैल्यू प्रॉपर क्लियर नहीं किया, ट्रेस वैल्यू का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं किया, वहां जहां पे ट्रेस ज्यादा लगता है वहां पे आप झंडू बाम जैसा टी लगा देंगे तो प्रॉब्लम ही होगा। देखो जहां पे ट्रेस ज्यादा लगता है वहां पे सबसे कम और कम यूज करो फिटिंग, तभी अच्छा है। अगर आप एक जगह सीवियर साइक्लिक कंडीशन है उसमें आप एल्बो पे एल्बो एल्बो पे एल्बो ऐसा टचिंग टचिंग करके लगा रहे या फिर एक टी को घुसा रहे सीवियर साइक्लिक में तो प्रॉब्लम। हाँ अगर जरूरत है, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब आप टी को बीच में घुसाओ, दो पाइप के बीच में टी घुसाओ। लेकिन अगर पाइप टू पाइप बड जॉइंट से सब चीज चल जा रहा है तो उसमें टी क्यों घुसाने का। पाइप टू पाइप बड जॉइंट से आपका एल्बो फिटअप हो जा रहा है, एल्बो को फिटअप का जरूरत नहीं है तो आपको बीच में एल्बो क्यों घुसाने का। तो ये सब चीज आपको बहुत जरूरी है, डेप्थ में आपको चेक करना पड़ेगा। इनसाइड से आपका फ्लो जा रहा है और फ्लो जो है वो एल्बो लगाया है और एल्बो में आपका हैमरिंग इफेक्ट हो, क्योंकि देखो पाइप एक लंबा है उसमें एक एल्बो है, फिर एल्बो के पास दूसरा एक पाइप है, तो क्या होगा, पाइप से एकदम फास्ट से स्पीड आएगा, स्पीड से अंदर से फ्लूइड आएगा। वो फ्लूइड क्या करेगा, सीधा एल्बो से टकराएगा, एल्बो से फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। एल्बो का हमारा रीजन क्या है लगाने का, कि हमारा पाइप का डायरेक्शन चेंज किया जाए, हमारा फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया जाए, वैसा होता है। तो अभी वो सीधा एल्बो से टकराएगा तो एल्बो का जो रेडियस है वहां पे वो हैमरिंग इफेक्ट होगा, वहां पे कुछ कांड हो जाएगा, वहां पे हैमरिंग इफेक्ट, वहां पे ट्रेस की वजह से वो एल्बो वहां से इरोड एंड कोरोड स्टार्ट होगा और सबसे जहां पे वेल्डिंग जॉइंट है वहां से वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी व्हाट्सएप में चल रहा है कि भाई ये हमारा ऐसा एल्बो फट गया है, उसका रीजन क्या है, बहुत बार मैं ये सब चीज समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो ज्वाइन नहीं करते उसको ऐसा नहीं रहता है कि इसमें क्या ट्रेस क्या प्रॉब्लम है। तो आपका जो जॉइंट वेल्ड कैपेसिटी है, आपका जॉइंट टू जॉइंट वेल्डिंग मारने का जो प्लानिंग है उसमें वेल्डर ने हीट इनपुट ज्यादा लेके वेल्डिंग मार दिया, उसी की वजह से आपका हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा। आपका हार्डनेस इंक्रीज होगा तो ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन से वहां पे एल्बो फट जाएगा। अगर वो इतना जोर से फटेगा तो कुछ लोग का एक्सपायर भी, मतलब अगल बगल में कुछ इफेक्टिव लोग है जहां पे काम कर रहे वो लोग भी प्रॉब्लमेटिक है, वो लोगों को इफेक्ट होगा। तो उसी की वजह से आपको ये सब चीज देखना जरूरी है कि पाइप आपने जो मंगवाया एज पर ड्राइंग वही आया है या कोई अलग आया है। अगर आपका पाइप है वो स्टेनलेस स्टील का मंगवाया है और आपने कार्बन स्टील वहां पे घुसा दे रहे तो क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। स्टेनलेस स्टील जो है वो इसका क्वालिटी हाई है, उसका कोरोजन कैपेसिटी भी हाई है, और वहां पे आप कार्बन स्टील घुसा देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा इरोड कोरोड की वजह से वहां से पाइप फट जाएगा। तो इसी की वजह से आपको एज पर ड्राइंग, एज पर जो प्लेट जो आ रहा है एज पर ड्राइंग, वो आपको चेक करना जरूरी है। और चेक करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपने फेब्रिकेशन कर दिया, फेब्रिकेशन में ध्यान नहीं दिया, प्लेट मेरा बराबर था, पाइप मेरा बराबर था, लेकिन फेब्रिकेशन में हमने ध्यान नहीं दिया, तब भी अगर फेब्रिकेशन में आपने ध्यान नहीं दिया तब भी प्रॉब्लम है। इसके लिए यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है, ड्यूरिंग फेब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल का इंस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ मटेरियल, एक बार इंस्टॉल आपने मटेरियल कर दिया तब भी आपको ये सब चीज इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़े टाइम पहले एक रिलायंस में शट डाउन किया था, थोड़े टाइम पहले की बात है, वहां पे क्या लिटरली स्टेनलेस स्टील के पाइप पूरे क्रैक हो गए हैं। तो वो शटडाउन में आपको ये सब चीज देखना है, आपको ये सब चीज इफेक्ट करेगा। हर कंपनी का रूल्स ऐसा रहता है, एपीआई का भी रूल्स है, कुछ साल के बाद आपको शटडाउन लेना चाहिए, भले ही प्लांट में कुछ भी ना हो, प्लांट एकदम चकाचक चल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिया की कंपनियां ऐसी करती है कि यार कोई बात नहीं, चल रहा है ना, चलने दो, चलने दो की वजह से कहां से भी कुछ भी रूट कोड की वजह से कुछ चीज फटा या कुछ चीज पे प्रॉब्लम आया, बहुत सारे लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको शटडाउन में भी सब चीज प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करना चाहिए। रिलायंस में मैं शटडाउन किया, एकदम शानदार, सभी मटेरियल का थिकनेस 100% चेक। देखो शटडाउन में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको थिकनेस वेरीफाई करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका मेन ड्यूटी बन जाता है। थिकनेस इंस्पेक्शन के बाद फिर आपको देखना है कि आपका जो मटेरियल है उसमें डीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, यूटी चाहिए कि नहीं चाहिए, आरटी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब चीज आपको देखना है। सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल इरोड कोरोड की वजह से वहां पे डिजाइन थिकनेस 3 mm का है, लेकिन आप शटडाउन करने गए वहां पे हम आपको 2.9 मिला थिकनेस। समझो बहुत सारा प्रॉब्लम, 0.01 की वजह से कितना कांड हो जाता है। भले ही 0.1 आपको कम मिला फिर भी वो पार्ट को आपको चेंज कर देना चाहिए। ड्राइंग आपको सबसे पहले शटडाउन में देखना है कि भाई शटडाउन मैंने लिया तो मेरा एज पर ड्राइंग है वैसा ही थिकनेस है कि नहीं है।
समझ रहे हैं ना बात, एकदम सिंपल बात है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, ये सब चीज नहीं किया जाता, बस हाइड्रो करो ओके हो गया खलास, लगा दो मटेरियल को उसके हिसाब से। वरना तो कुछ कुछ कंपनियां तो शटडाउन भी नहीं लेती है, जो मैं नाम नहीं दे सकता। दहेज कंपनी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि शटडाउन नहीं करती है, 10-10 साल चले जाते हैं। लेकिन क्या करती है, जॉब ऐसे ही प्रोसेस पे ऐसे ही चल रहा रहेगा, लेकिन बीच में से क्या करेगी, इतने पार्ट को बंद कर देगा और इतने पार्ट को काट के फिर नया लगाएगा, वैसा ही करेगा। बाकी पूरे जॉब को एज पर शेड्यूल, एज पर एपीआई जो आपको चेक करना चाहिए वैसा नहीं करती है। क्यों? पैसे की वजह से, उसका पैसे का लॉस्ट होता है, मनी लॉस्ट होता है उसी की वजह। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। आपको इंस्टॉलेशन के बाद भी चेक करना है, यूजली ड्यूरिंग प्लान्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम। आपको मेंटेनेंस प्रोग्राम और आउटस्टेज और शटडाउन, आपको शटडाउन के टाइम पे भी आपको ये मटेरियल इंस्पेक्शन करना वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी बन जाता है। आप ऐसा सोचते हैं कि यार वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी यार शटडाउन में क्या, भाई शटडाउन में वेल्डिंग तो मारेंगे ना आप, शटडाउन में मटेरियल तो कोरोडेड होगा ना, तो उसका आपका ड्यूटी है। ओके, अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड इन फैब्रिकेशन वेल्डिंग इंक्लूड बट नॉट अ लिमिटेड। तो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय, निकल एंड इट्स अलॉय, कॉपर एंड इट्स अलॉय, टाइटेनियम एंड इट्स अलॉय एंड कास्ट आयरन, वो सब चीज का आपको इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। ओके, दिस मटेरियल आर वाइडली यूज्ड इन फेब्रिकेशन। जो अबो आपने अभी ऊपर दिखाया, स्टेनलेस स्टील मतलब कार्बन स्टील, स्टेनलेस सॉरी कार्बन स्टील मतलब स्टील, और स्टेनलेस स्टील में आपका कार्बन सॉरी क्रोम परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रोम परसेंटेज आपका 20 से अबव चला जाएगा। फिर आपका 20 से अबव जाने के बाद अगर 20 से और ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप डुप्लेक्स में आपका एंट्री हो जाता है। डुप्लेक्स में एंट्री होने में उसमें भी 4 टाइप है। मैं आपको कभी ऐसा सेशन रहेगा तो मैं आपको बताएगा डुप्लेक्स में क्या क्या होता है। तो आपका प्लेन डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स, हाइपर डुप्लेक्स, ऐसे बहुत सारे टाइप है। अभी अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं थोड़ा एक पीपीटी दिखा देता हूँ एक डुप्लेक्स का, यहाँ पे अभी बात निकला है तो दिखा दूं क्या? वो थोड़ा है, एकदम आपको बहुत सीखने को मिलेगा। दिखा दिया सर, दिखा दीजिए। हाँ सर, दिखा वेल्डिंग, दीजिए। हाँ वेल्डिंग सुपर डुप्लेक्स एंड स्टेनलेस स्टील। देखिए ये हाँ सर, दिखा बहुत दीजिए। बहुत देखो, बहुत सारी कंपनी। अभी एक कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था, कंपनी का नाम भी बोल देता हूँ, वहां पे वैकेंसी है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। गुजरात, या गुजरात इंफ्रा पाइप्स, ठीक है। तो वहां पे भी, वहां पे सबसे ज्यादा डुप्लेक्स का बहुत सारा वो लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डुप्लेक्स में क्या क्या रखना चाहिए। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें क्रैक आ रहा है, तो आपको ये रहेगा कि आपका वेल्डर कहाँ गलती कर रहा है, आपका इंजीनियर जो है कहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब चीज आप देखेंगे तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए ये कभी एक सेशन टाइम मिलेगा तो मैं ये पूरा करवाएगा डुप्लेक्स का। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले लिन डुप्लेक्स। लिन डुप्लेक्स में 90 से 23% क्रोम रहता है, निकल 1 से 4% रहता है, मोली जो है 0.2% रहता है, 0 से 2%। स्टैंडर्ड डुप्लेक्स में 22 क्रोम रहता है, निकल 5 रहता है, मोली 3 रहता है। सुपर डुप्लेक्स में 25 क्रोम, मतलब क्रोम परसेंटेज इंक्रीज हो गया, सुपर डुप्लेक्स का रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका क्रोम, निकल एंड मोली का वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे आपको कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। हाइपर डुप्लेक्स में देखिए 27 निकल और 5 मोली है। तो ये सब चीज जब टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कि इसमें क्या क्या होता है, डुप्लेक्स में कैसे काम करना चाहिए। आपका 100 डिग्री से ज्यादा नहीं चाहिए, या 125 डिग्री से ज्यादा नहीं चाहिए। डुप्लेक्स कहाँ पे यूज होता है, डुप्लेक्स क्यों यूज होता है, उसके बारे में मैं कभी सेशन करेगा तो मैं एक टाइम पे ये सब समझ आएगा। उसका फेराइट कंटेंट कितना होना चाहिए, उसका कौन सा हीट इनपुट जो है वो कितना होना चाहिए, वो सब चीज का बात 1 2 से 3 घंटे का एक सेशन है। तो ये मैं अभी करेगा तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे ये जो ऊपर बताया स्टेनलेस स्टील के बाद एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इट्स अलॉय, निकल एंड निकल एंड इट्स अलॉय, कॉपर एंड कॉपर इट्स अलॉय, ये सब चीज का आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम जनरल लाइफ में क्या यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील और निकल बेज अलॉय, निकल एंड इट्स अलॉय, ये जो मैं बोल रहा हूं ना उतना हम जनरली यूज करते हैं। कास्ट आयरन भी यूज करते हैं, टिटेनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हम जनरली कम यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग ज्यादा उसमें नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These material all are widely used in fabrication, welding, and consumable construction to meet the requirement, diverge the range of the application of industrial sector. Different sector में different उसका uses है। Material type देखो,
there are essential aspect material inspection that are inspected it below। तो आपको क्या क्या मटेरियल इंस्पेक्शन में क्या क्या सबसे पहले चेक करना है, तो आपको मटेरियल टाइप कौन सा है वो, और उसका वेल्डेबिलिटी कैसा है वो। अगर आप एल्यूमिनियम में वेल्डिंग मारने जाएंगे तो एल्यूमिनियम में आपका वेल्डेबिलिटी आपको अलग मिलेगा, कार्बन स्टील में आपको जल्दी से वेल्ड और स्मूथ वेल्ड निकलेगा, स्टेनलेस स्टील में आपको थोड़ा ध्यान रख के वेल्डिंग मारना पड़ेगा। तो वेल्डेबिलिटी का मतलब क्या, वेल्डेबिलिटी का मतलब कितना मटेरियल एक दूसरे के साथ चिपका, ठीक है, कितना मटेरियल एक दूसरे के साथ चिपका, कितना मटेरियल का स्ट्रेंथ बना, वो सब चीज को बोलते हैं वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील ऐसा करके चैप्टर नंबर 17 है, उसका हम करवाएंगे तब में समझाएगा। लेकिन यहां पे इतना याद रखिए आपको कौन सा टाइप का है मटेरियल और उसका वेल्डेबिलिटी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का। ओके, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। मटेरियल ट्रेसेबिलिटी में बहुत सारे कांड होते हैं, जो कांड में आज थोड़ा एग्जांपल के साथ बोलेगा। मटेरियल ट्रेसेबिलिटी है क्या, सबसे पहले आपका प्लेट जहां पे बनता है, प्लेट आपका जहां से बनता है वहां से लेके आपका शॉप में आ गया, शॉप में आने के बाद आपने फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो वहां तक वो मटेरियल कौन से हीट इनपुट से पास हुआ है, वो मटेरियल का हीट नंबर क्या है, वो मटेरियल रियल में जो हम चाहते हैं वही है ना, 516 ग्रेड 70 है ना, या फिर आपको दूसरा कम कॉस्ट वाला आयन कार्बन दे दिया है, या फिर आपको कम कॉस्ट वाला ऐसा हुए करके मटेरियल दे दिया है, एकदम लूज मटेरियल दे दिया है पैसे बचाने के चक्कर में। तो मटेरियल ट्रेसेबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आपको स्टेनलेस स्टील का एक 310 का एक पाइप है, ठीक है, 310 का पाइप है, लेकिन आपको 310 की जगह 304 दे देगा और बोलेगा मैं ये 310 ही है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये 310 है या 304 है। आपका ड्राइंग में 310 लिखा था, लेकिन आपको उसने घुसा दिया क्या है, 304। आपने ऐसा देखा होगा। देखो ये इंडस्ट्री में ये सब चीज हमारे पास है, पीएमआई का सिस्टम, तो पीएमआई से चेक कर लेते हैं कि हाँ वो कौन सा मटेरियल है, वो सब चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर का डोर है, हमारा घर का जो विंडो है, उस सब में हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। हम वो स्टेप जो है सीढ़ी वाला, सीढ़ी चढ़ने के लिए वो बगल में स्टेनलेस स्टील लगाते हैं। वो क्या होता है, बहुत सारा उसमें करप्शन होता है। क्या होता है कि हाँ 304 या 310 हमको चाहिए, 310 मांगे हैं लेकिन फिर भी 304 वो फैब्रिकेटर दे देगा आपको। आप थोड़ी उसके उतनी चीज के लिए पीएमआई चेक करने जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मटेरियल ट्रेसेबिलिटी उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका, कि उसके अंदर स्टैंपिंग रहता है, वो स्टैंपिंग आपको वेरीफाई करना है। वो स्टैंपिंग चलो आपने वेरीफाई करने के टाइम पे उसने खाली लिखने के लिए भी स्टैंपिंग कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब वहां पे कोई थर्ड पार्टी का स्टैंप, ईआई का स्टैंप, या कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर का स्टैंप, वो सब चीज का स्टैंप चेक करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, मटेरियल है, मेरे इंजीनियर ने बोला है, मेरे सुपरवाइजर ने बोला है, वो वही मटेरियल है, यूज करो, ऐसा बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको ट्रेसेबिलिटी चेक करना है, उसका सर्टिफिकेट चेक करना है। थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं यहाँ पे एक इंस्पेक्शन करने गया था, उसका नाम नहीं देगा, ठीक है। वहां पे इंस्पेक्शन करने गया, हम लोगों को ड्राइंग में लिखा है 321 मटेरियल, लेकिन हम लोगों को वो ऑफर कर रहा है 321H मटेरियल, तो उसको कॉस्ट कम है। आप देखिए, एच का मतलब हुआ उसमें हाई कार्बन। अगर कोई भी मटेरियल में कार्बन ज्यादा है, कोई भी मटेरियल में फास्फोरस ज्यादा है, कोई भी मटेरियल में एल्यूमिनियम, सल्फर, ये सब चीज ज्यादा है, अगर हमारा ये जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं तो उसमें ये सब चीज ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका कॉस्ट भी कम है। उस जितना उसमें कम है उतना कॉस्ट उसका ज्यादा है, कार्बन जितना कम उतना कॉस्ट ज्यादा। तो 321 में कार्बन परसेंटेज कम रहता है, 321H में कार्बन परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हम लोगों को वो ऑफर कर दिया। अगर दूसरा कोई होता या इनकेस उसने पकड़ा होता तो वो रेज कर सकता है कि भाई टेक्निकल क्वेरी ऐसा करके रेज कर सकता है कि भाई इसमें ऐसा कांड हो चुका है, ये सब चीज नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे ड्राइंग में 321 है, तुम मुझे दे रहे हो 321H और पूरा प्रोजेक्ट भी उसके हिसाब से बना दिया, तो वो आपका गलती है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का गलती है। क्योंकि वेल्डिंग इंस्पेक्टर क्या करेगा, ड्राइंग में देखेगा 321H है, ओके मैं 321H के हिसाब से फिलर चेक कर लेता हूं, लेकिन आपको 321 घुसा देगा, तब आपका वेल्डेबिलिटी में भी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, एकदम सिंपल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मटेरियल ट्रेसेबिलिटी यही है कि नहीं है,
उसका आगे आएगा मेल, लेकिन थोड़ा बोल देता हूं कि मटेरियल ट्रेसेबिलिटी ऐसा चीज कि उसमें हार्ड पंचिंग आपके मटेरियल में होना चाहिए। अगर हार्ड पंचिंग नहीं है तो कलर कोडिंग होना चाहिए, अगर कलर कोडिंग नहीं है तो आपको डॉटेड पंच होना चाहिए, अगर डॉटेड पंच नहीं है तो उसमें एक पीछे से स्टिकर चिपकाता है, वो स्टिकर होना चाहिए। आप लोग सोचेंगे कि भाई यार ये तो चलो मैं भी लगा देता हूं, मैं भी हार्ड स्टैम्प मार देता हूं, कोई भी हार्ड स्टैम्प मार देता है, तो ऐसा होता है भाई, गलत हार्ड स्टैम्प भी मार देते हैं लोग। 321 की जगह 321 हमको चाहिए, लेकिन 321 ही मार देगा वो, एक्चुअली वो होगा मटेरियल 321H। आपको कैसे पता चलेगा कि वही मटेरियल है? पंचिंग जो होता है उसके दो कॉर्नर, जो सबसे वहां पे जा स्टार्ट पंचिंग होता है वहां पे, या फिर नीचे एंडिंग पंचिंग होता है वहां पे, या फिर दोनों अगल बगल में आपका क्वालिटी का वहां पे स्टैंप रहेगा, क्वालिटी का। अगर कोई थर्ड पार्टी हायर किया है, एग्जांपल के तौर पे लॉयड है, आपका दूसरा कोई कंपनी है, टीयूवी है, एचजीएस है, आईसीएस है, वो सब लोगों का हार्ड स्टैंप होता है, या एआई है, या खुद खुद गब्बर आईबीआर है, तो उसका भी स्टैंप रहेगा। तो आपको वेरीफाई करना है हाँ ये स्टैंप है उसका। स्टैंप कैसे मारते हैं? तो कि वो लोग वो मटेरियल का ट्रेसेबिलिटी चेक करने के लिए ऑन जॉब पे आते हैं, वो जॉब पे वेरीफाई ऑन जॉब पे वेरीफाई करते हैं, जॉब पे वेरीफाई करने के बाद वो फिर स्टैंप मारते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे आईबीआर का स्टैंप आपको मार्केट में पैसा देके मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको आईबीआर का स्टैंप मिलेगा ही नहीं पहले तो। चलो आईबीआर आया, उसने आपको स्टैंप दे दिया, तो वो जहां पे मारना है वहां पे खड़ा रहेगा आईबीआर वाला। अगर एआई ने आपको स्टैंप दिया है मारने के लिए, तो जहां पे आप स्टैंप मारेंगे वहां पे एआई भी खड़ा रहेगा। तो आप कुछ गलत छलत कांड नहीं कर सकते कुछ पैसा बचाने के चक्कर में। जो मटेरियल है वही मटेरियल के ऊपर वो स्टैंप लगाता है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो मटेरियल स्टैंपिंग मारा हुआ है वही मटेरियल है, वो उसका पीएमआई चेक करता है। पीएमआई का भी दो मेथड है, ऑलरेडी मैं पीएमआई का सेशन किया है यूट्यूब में हमारा एएसएमई लेक्चर करके, उसमें पीएमआई खाली अलग ऐसा एक है। तो दो टाइप के पीएमआई है, ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई और फ्लोरोसेंट एक्सआरएफ पीएमआई। तो उससे आप चेक कर सकते हैं। ओके, एक्सआरएफ और ऑप्टिकल इमिशन में दोनों में फर्क क्या है? एक्सआरएफ ऐसा आप चेक कर सकते हैं, एक गन जैसा, जैसे आपके जेब में रहता है ना गन, वो फिल्मों में दिखाता है ना, वैसा गन जैसा ही एकदम सिंपल छोटा सा पोर्टेबल रहता है, जहां पे ले जाओ उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं वैसा। तो वो पीएमआई का मशीन आप लगाएंगे तो उसमें सब चीज दिखा देगा। लेकिन वो पीएमआई का आपका डिसएडवांटेज ये है, उसका लिमिटेशन ये है कि उसमें कार्बन, सल्फर, फास्फोरस वो सब चीज नहीं दिखाएगा, आपको खाली मटेरियल ग्रेड दिखाएगा। और वो भी 321H, 321L और 321, उसमें भी वो फर्क नहीं करेगा, वो खाली इतना बताएगा वो 321 है। फिर 21H हो, एल हो, या अकेला नंगा 321 हो, उसे वो नहीं दिखाएगा एक्सआरएफ। लेकिन ऑप्टिकल इमिशन में ऐसा नहीं है, ऑप्टिकल इमिशन थोड़ा कॉस्टली है। आप अगर एक्सआरएफ का पर डे का 1000 रुपीज दे रहे हैं, तो आपको ऑप्टिकल इमिशन वो पर डे का आपको 3000 या 5000 भी आपको देना पड़ सकता है, या फिर आपको पर डे का 50,000 भी 50,000 रुपया भी देना पड़ सकता है, इतना वो कॉस्टली है। इसके लिए आजकल लोग क्या है, जेब में घूमने वाला जो गन टाइप पीएमआई है एक्सआरएफ वही यूज करते हैं। इंडिया में तो यही यूज होता है, लेकिन गल्फ में ऐसा नहीं है। गल्फ में ऑप्टिकल इमिशन ज्यादातर यूज होता है। हाँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ज्यादातर ऑप्टिकल इमिशन में क्या होगा, कार्बन भी बताएगा, उसमें फास्फोरस, सल्फर, वो सब चीज कितना है, वो सब चीज वहां पे बताया जाएगा। तो ऐसे आप मटेरियल ट्रेसेबिलिटी चेक कर सकते हैं। भले ही स्टैंप है, स्टैंप गलत है कि सही मारा है किसी ने, वो भी आप चेक करने के लिए एक्सआरएफ या फिर ऑप्टिकल इमिशन यूज करके आप पता कर सकते हैं। ओके, वो कैसे पता करना है वो मैं आगे आएगा तो मैं करवाएगा। लेकिन मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन, कभी कभी बहुत साल पुराना आपका प्लेट है, वो आपका यूज नहीं हुआ है, फिर लास्ट में नया कोई प्रोजेक्ट मिला, उसी में आप वो मटेरियल घुसा देंगे तो कैसे चलेगा? उसका हाँ वापस टेस्ट करवाओ, उसका कोई कैपेसिटी उसके साथ कांड तो नहीं हो गया है ना। अगर स्टेनलेस स्टील है तो उसमें आईजीसी करवाओ, वो सब चीज आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसका डायमेंशन एज पर ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मटेरियल टाइप एंड वेल्डेबिलिटी, ये थोड़ा करने से पहले मैं अलोइंग एलिमेंट एंड इट्स इफेक्ट थोड़ा करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बाद में स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट।
हेलो, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सोनू सर। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, जिसको भी क्वेश्चन है थोड़ा उसका हाथ रेज करेगा तो उसके नाम से बोलेंगे तो हम क्या है, दो तीन लोग अनम्यूट नहीं होंगे तो हमको आवाज बराबर आएगा। सोनू सर, यस सर। मैं पूछना चाहता हूँ मटेरियल की कोई एक्सपायरी डेट होता है क्या? देखिए एक्सपायरी डेट ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लेकिन आपको मटेरियल चेक करना बहुत जरूरी है। कार्बन स्टील का प्लेट है, 5 साल पड़ा है, फिर वो कोरोजन हो गया है, फिर उसको आप यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। उसका आपका पिटिंग चेक करना पड़ेगा। इसके लिए ये मटेरियल इंस्पेक्शन उसी के लिए है कि आपको पिटिंग जब आप चेक करेंगे तब आपको ये सब चीज आइडिया आएगा। एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, डांगोटे का नहीं था, ऐसा ही कोई अफ्रीका का ही कोई प्रोजेक्ट था। उसमें क्या हुआ, हमने प्लेट बहुत टाइम पहले ले लिया, 6 महीने या 8 महीने पहले लेके खरीद के रखा था। फिर वो प्रोजेक्ट कुछ रीजन की वजह से होल्ड हो गया। फिर बारिश हो गया। बारिश होने, आपको तो पता है इंडिया में क्या होता है, ओपन यार्ड में रख देते हैं मटेरियल को, फिर वो भीगता रहता है। भीगने के बाद क्या होगा, उसमें पानी बैठेगा। पानी बैठेगा तो फिर वो पानी का ड्रॉप वहां पे रुकेगा। कुछ टाइम के बाद 2 से 3 दिन के बाद फिर धीरे धीरे वहां पे रस्टिंग स्टार्ट होगा। वहां से रस्टिंग स्टार्ट होने से वहां पे पपड़ी बनेगा। फिर पकड़ी पपड़ी कुछ जगह से हैंडलिंग में या फिर कुछ हाथ लगाएंगे या फिर कुछ उसका यूज करने के टाइम पे वो पपड़ी वहां से निकलेगा, फिर वहां पे खड्डा पड़ेगा तो उसको बोलते हैं पीटिंग। तो पीटिंग की वजह से फिर लेमिनेशन लेमिनेशन भी ओपन होगा। लेमिनेशन की वजह से पूरा प्लेट भी चिर जाता है। तो वैसा भी होता है। तो आपको ये सब चीज टेस्ट पहले करना है। कोई भी ओल्ड मटेरियल है तो उससे पहले आपको उसमें यूटी, या फिर आपको पॉसिबल है तो एमटी, या फिर पॉसिबल है तो अगर फिटिंग्स है तो उसमें आपको एमटी करना चाहिए या फिर पीटी, या जो भी अपना रिक्वायरमेंट एनडीटी मेथड है वो करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओल्ड मटेरियल में सब चीज पहले चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीज चेक नहीं करेंगे और लेमिनेशन रह गया एक एल्बो में और वो एल्बो फिटअप कर दिया तो लेमिनेशन की वजह से थोड़े टाइम में वो फट जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। ओल्ड मटेरियल आपको उसका कोई ऐसा लिमिटेशन तो नहीं है कि वो आप मत यूज करो ऐसा। अगर प्रॉपर उसको स्टोरेज करके आप यूज कर सकते हैं, कितने भी साल हो प्रॉपर स्टोरेज करो उसको। ओके। ओके, दूसरे किसी ने हाथ ऊपर किया था सर, प्लीज। सर, यस सर। विशाल सर, यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी अभी मटेरियल हमने 6 मंथ या 7 मंथ एक जगह स्टोर कर दिया, ठीक है, उस पे वाटर वाटर भी सबस्ट्रेट हो गया, तो उसमें जो कोरोजन इंस्टॉल होगा तो क्या मटेरियल में थिकनेस और उसके जो उसका डेंसिटी है उस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? यस कर पड़ेगा। उसके देखिए टफनेस पे कोई इफेक्ट? देखिए मैं कितना आपको सर? और उसका कितना वेट पड़ेगा वो भी वेट मैं लॉस बोलता होगा हूँ। देखो, सर? जब डिजाइनर ये सब डिजाइन करता है तो डिजाइनर खाली ये नहीं देखता है कि कोरोजन कितना है। डिजाइनर को तो सब चीज देखना है कि उसका मटेरियल कितना रुकेगा, उसमें कोरोजन अलाउंस कितना रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ड्राइंग में ऐसा लिखा है 2 mm कोरोजन अलाउंस, 2 mm कोरोजन अलाउंस, 1 mm कोरोजन अलाउंस, 0.5 mm कोरोजन अलाउंस। ये सब चीज अलाउंस है। तो आपको वो अलाउंस के अंदर रहना है। अगर वो अलाउंस से बाहर गए तो आपको प्रॉब्लम है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सर। डाउट ये है अभी। हेलो सर। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये मटेरियल का अपना टेस्ट सर्टिफिकेट में 3.1 और 3.2 यस सर, श्योर आएगा आएगा। मैं समझाएगा। ये पॉइंट आने वाला है। ये पॉइंट देखो, मैं यहाँ देता हूँ ना आपको। देखो 3.1, ये 3.1, 3.2, 2.1, 2.2, ये विशाल सर, सब चीज मैं समझाने वाला हूँ। ये इसी में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये मैं समझाने के लिए 2 आवर्स लिया है। यूट्यूब में आप जाएंगे तो खाली 3.1 एंड 3.2 एग्जाम्पल के साथ में समझाया है। उसको समझाने में मुझे 2 आवर्स गए हैं। ठीक है। यस सर। यस विवेक सर। क्वेश्चन ये डाउट, हाँ मेरा डाउट ये है कि अगर ठीक है जब वहां पे कोरोजन या कुछ भी मतलब एज अ पिटिंग कोरोजन समथिंग हैपन हो गया मटेरियल में, तो वहां पे उसके वेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना सर? तो यस। कितना परसेंटेज वेट एक्सेप्टेंस है? देखो वो सब कितना चीज आपको परसेंटेज हमको वेट अलाउंस जो एक्सेप्ट है अगर वो अगर डिजाइनर रखता है। उसमें डिजाइनर अपने ड्राइंग में पहले से ही दे के रखता है। चलो आपको ऐसा कहना है कि डिजाइनर ने नहीं दिया, ड्राइंग में हमको पता नहीं चला, चलो तो क्या, तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशन रहता है क्लाइंट का।
क्लाइंट जनरली ऐसा लिख के रखता है कि 2 साल के अंदर आपको प्लेट खरीद के 2 साल के अंदर उसको बना के देना है। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन एकदम डेप्थ चीज है, आपको एकदम डेप्थ में वो लिख के देगा, सब चीज लिख के देगा। उसका वेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो कितना इफेक्ट नहीं चलेगा वो भी लिख के देगा। उसके बाद कोड के हिसाब से, ठीक है, सेक्शन 2A के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज मैं फेरस मटेरियल सेक्शन 2A के हिसाब से, प्लास्टिक का वो उसका मुझे नहीं पता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स और ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर का बनता है उसका मुझे नहीं पता है। ये जो हम जनरली प्रेशर वेसल B31.3 सेक्शन 8 सेक्शन 9 सेक्शन 5 सेक्शन 2C सेक्शन 1 और IBR वो सब की मैं बात कर रहा हूँ, उसी में जो हमारा मटेरियल जनरल यूज होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बात, अभी आप ऐसा सोचते हैं कि पिटिंग हो गया तो उसमें टेंसाइल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली होगा, टेंसाइल उसमें कम होगा, पिटिंग की वजह से वहां पे स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा वो मटेरियल का। लेकिन उसमें भी अलाउंस जो है वो आपको फॉलो करने रहते हैं। कोई भी आप प्रेशर वेसल का ड्राइंग देखेंगे तो उसके कॉर्नर कॉर्नर पे अलाउंस दिए रहते हैं, तो वो सब चीज आपको फॉलो करना है। मशीनिंग अलाउंस कितना होना चाहिए, फिर आपका कोरोजन अलाउंस कितना होना चाहिए, फेब्रिकेशन अलाउंस आपका कितना है, वो सब चीज वहां पे लिखा होगा, ठीक है। ओके सर, यस सर, और किसी को? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अलॉय एलिमेंट एंड देयर इफेक्ट। ओके, तो अलॉय एलिमेंट, सर यस नीरज सर, यस सर, मेरा क्वेश्चन और है। तो सर मैं नीरज क्या सर, बोल रहा था कि यस आप सर, इंस्पेक्शन का जो ना चेकलिस्ट देने वाले थे। किसका सर? हेलो नीरज सर, हाँ, किसका किसका चेकलिस्ट? चेकलिस्ट था सर, इंस्पेक्शन का चेकलिस्ट था। आप बोल रहे थे कि फिटिंग्स में कैसे इंस्पेक्शन करना है, चेकलिस्ट होता है ना, ये देखिए चेक करना है, सर, वो सर चेक मैं करना है आपको सर। एक चेकलिस्ट दिखाता हूँ। मेरे पास इतने चेकलिस्ट है, मैं कंफ्यूज हूँ कि आपको कौन सा चेकलिस्ट चाहिए। मैं आपको एक चेकलिस्ट दिखाता हूँ। सर एक मिनट सर, पहले आप मैं वो इसको, टेलीग्राम पे डाल सकते हो क्या? सर ये कितना है, कितना में डालेगा? देखिए ये चेकलिस्ट है, ठीक है, ये इतने सारे चेकलिस्ट है, आप देख लीजिए। मैं कंट्रोल A करता हूं तो कितने चेकलिस्ट है ये? 1227 यहाँ पे दिख रहा है आपको? हेलो नीरज सर, हेलो, जी सर, हाँ सर, जी सर, 1227 चेकलिस्ट है, उसमें बहुत सारा चेकलिस्ट है। मैं भी कंफ्यूज हूँ, आपको कौन सा चाहिए? आप जो बोलेंगे वही मैं देगा सर, समझ रहे हैं ना बात? ऐसा है, अगर आप कोई मुझे स्पेसिफिक बोलिए तो उसका मैं देगा। और देखिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि फिटिंग के, तो फिटिंग में भी बहुत सारे चेकलिस्ट है। फिटिंग का क्या आपको करना है? फिटिंग का आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, या फिटिंग आपका रनिंग प्रोसेस में है, या फिर फिटिंग का आपको चेकलिस्ट शटडाउन का चाहिए, या फिटिंग प्रेशर वेसल में यूज किया हुआ है उसका चेकलिस्ट चाहिए फिटिंग का, या फिर आपको स्टोर में कैसे करना है उसका चेकलिस्ट चाहिए? उसका भी बहुत सारे है सर। और दो देखिए सर, अभी ये सब चीज आपको मैं आपको देगा, लेकिन आप मुझे बोलिए उसके हिसाब से मैं देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलॉय एलिमेंट एंड देयर इफेक्ट। ओके, अलॉय एलिमेंट को हमें जानना क्यों जरूरी है? हमारा बॉडी है, एकदम सिंपल बात, नया कुछ रॉकेट नहीं, एकदम सिंपल। हमारा बॉडी है, उसमें क्या है? मांसपेशियां है, हड्डी है, ब्लड है, व्हाइट सेल है, उसके बाद चमड़ी है, उसके ऊपर हेयर है, वो सब चीज है ना। वैसे ही मटेरियल ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, इतना मोटा सा बन जाएगा तो उसमें ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा। चलो भाई, उसको भी कुछ है ना, उसका बॉडी का पार्ट क्या है? तो ये सब चीज है, कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, क्रोम, मोली, वेनेडियम, निकल, कॉपर, सल्फर, फॉस्फोरस, टिटेनियम एंड नियोबियम, ये सब चीज उसके एक बॉडी के पार्ट है, ऐसा आप समझ लो। ये सब चीज मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसा नहीं है कि एक कार्बन मिल गया तो हो गया, एक मैंगनीज एक कार्बन मिल गया तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा नहीं। थाउजेंड ऑफ, अब जो मतलब उसका आप गिनती भी नहीं कर सकते उतना सारा कार्बन, आप गिनती भी नहीं कर सकते उतना सारा मैंगनीज, आप गिनती नहीं कर सकते उतना सिलिकॉन, बहुत सारे ह्यूज पार्ट में मिलेंगे, तब जाके हमारा मटेरियल का थिकनेस बनेगा, एक मटेरियल प्रिपेयर होगा। वो मटेरियल का हमें अंदर का बॉडी का पार्ट है, वो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ जो देखो, हड्डी है हमको स्ट्रांग बनाएगा, तो हमारा जो कार्बन है और हमारा वेनेडियम है वो हमें स्ट्रांग बनाएगा। मैंगनीज है वो टफनेस है, तो हमारा हड्डी टफनेस भी है, तो उसमें मैंगनीज भी है, कैल्शियम भी है,
कैल्शियम है ना हमारी हड्डी में, कैल्शियम है, वैसे मैंगनीज जॉब में रहेगा। अगर हमारा क्रोम मतलब बाहर की एटमॉस्फेरिक से हमें कम इफेक्ट, हमारा बारिश होता है तब हम कपड़े पहनते हैं ना, हम क्लॉथ पहनते हैं, वैसे भी हमारा मटेरियल है उसमें भी हम क्लॉथ पहनाते हैं, वो क्लॉथ है क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है वो कोरोजन रेजिस्ट, एटमॉस्फेरिक से थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। कॉपर है वो एटमॉस्फेरिक से प्रोटेक्ट करेगा। तो वैसा ही आप अगर समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वरना आपको ऊपर से जाएगा। इसके लिए मैं आप थोड़ा ट्राई कर रहा हूं समझाने का। कार्बन है आपकी बॉडी में, आपके मटेरियल में, आपकी जो मटेरियल कार्बन स्टील है या फिर आपका स्टेनलेस स्टील है, उसमें कार्बन है, वो स्ट्रेंथ का काम करता है। देखिए यहाँ पे मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ, स्ट्रेंथ, लेकिन एक्चुअली खाली स्ट्रेंथ नहीं है, उसके बहुत सारे काम है, लेकिन एक मेन जो पार्ट है वही मैं समझा रहा हूँ। मैंगनीज है वो टफनेस का इंप्रूव करेगा। टफनेस मतलब लो टेम्परेचर एलिमेंट जो है, लो टेम्परेचर में वर्किंग स्टाइल है। टाइटेनिक हमारा टूटा, अगर उसकी प्लेट में अगर मैंगनीज ज्यादा होता, उसकी प्लेट में अगर निकल ज्यादा होता, तो वो हमारा टाइटेनिक टूटता ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात? तो यही चीज है कि मैंगनीज है वो टफनेस आपका इंक्रीज करेगा। सिलिकॉन है वो डीऑक्सीडाइजर है। डीऑक्सीडाइजर का मतलब कि जहां पे भी ऑक्सीजन रहेगा मटेरियल में, उसको सिलिकॉन ऑक्साइड बना के ऑक्सीजन को उसके साथ ले लेगा। तो ऑक्सीजन जहां तहां घूमता नहीं रहेगा और किधर भी क्रैक नहीं जनरेट करेगा, वो सब चीज मतलब डीऑक्सीडाइजर। ठीक है, सिलिकॉन डीऑक्सीडाइजर है। एल्यूमिनियम ग्रेन रिफाइनर है। ग्रेन रिफाइनर का मतलब कि आपका जो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ मिला है, अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दे देगा, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो ले लेगा, वैसा वो काम करेगा। एक दूसरे को संतुलन बनाए रखेगा, ऊपर से नजर रखेगा। हमारा घर रहे उसमें एक मैन हेड है ना, वैसा ये थोड़ा काम करेगा। ठीक है, उसका एक्चुअली एल्यूमिनियम ज्यादा है वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, वो टफनेस भी इंप्रूव करता है। क्रोम है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है। कोरोजन रेजिस्टेंस, जितना आपके मटेरियल में क्रोम ज्यादा उतना मटेरियल कोरोजन नहीं होगा, अगर जितना क्रोम कम उतना आपका मटेरियल कोरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, मोली, मोली 1% ऑफ क्रीप है। क्रीप का मैं ऑलरेडी आपको समझाया था आगे के सेशन में। क्रीप का मतलब एक लकड़ी लो, लकड़ी को बेंड करो, फिर टूटना स्टार्ट होगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो टूट जाएगा। तो टूटना स्टार्ट हुआ और टूट जाएगा, तो उसका जो कैपेसिटी रहा ना तहां तक सस्टेन करने का, वो उसका फोर्स सस्टेन करने का, फोर्स को एब्जॉर्ब करने का उसका जो कैपेसिटी है, और उसके बाद वो मटेरियल टूट जाएगा, तो वो जो कैपेसिटी है वो क्रीप रेजिस्टेंस है। अगर मोली आपका ज्यादा है तो आपका मटेरियल का क्रीप रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वो टूटने के बाद भी थोड़ा बहुत वो बिहेव करेगा, थोड़ा बहुत वो टिक के रहेगा। वरना कुछ चीज ऐसा है, अगर गटर की ढक्कन है तो आप उसको ले जाइए और उसको बेंड करिए तो बेंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा। दो पार्ट हो जाएंगे उसके। ऐसा नहीं है कि वो ढक्कन है वो थोड़ा बैंड हो गया फिर टूट गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है, उसका क्रिप रेजिस्टेंस उसमें हाई है, लेकिन वो टूटेगा तो सीधा टूटेगा। समझ रहे हैं ना बात? वेनेडियम है स्ट्रेंथ है। निकल है लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज होता है। अगर आपका फ्लेयर लाइन है, अगर आपका चिमनी है, वो विशाल सब। सर, मेरा क्वेश्चन है। यस सर। मेरा क्वेश्चन है सर, अभी का जो कार्बन का मटेरियल है, कार्बन का मैकेनिज्म, वो स्ट्रेंथ को हमारे पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो वेनेडियम भी स्ट्रेंथ को हमारे क्रिएट कर रहा है, तो दोनों का कंपोजिशन क्या हुआ सर? दोनों का कंपोजिशन क्या हुआ? देखो, कार्बन जो है वो ऐसा केमिकल ऐसा कंपोजिशन। समझ लो, हमारा बॉडी का व्हाइट सेल है, ठीक है, वही कार्बन है, ऐसा आप समझ लो। तो कभी कभी लोगों को क्या होता है, डेंगू हो जाता है, तो क्या होगा, डेंगू में वो सेल कम हो जाएंगे ना, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। कभी कभी सेल ज्यादा हो जाता है तो आपको न्यूमोनिया हो जाता है, समझ रहे हैं ना। बॉडी में अगर हमारा सेल जो है वो बढ़ जाता है तब भी प्रॉब्लम, कम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम। बात समझ रहे हैं ना? वैसे ही कार्बन का चीज है। कार्बन अगर हमको जितना चाहिए उतना रहना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा बढ़ गया तब भी प्रॉब्लम। अगर किसी में नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा भी नहीं है, तब थोड़ा भी नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए कार्बन। समझ रहे हैं ना? वेनेडियम का भी यही मसला है। वेनेडियम भी है वो 0.08 से जनरली ज्यादा नहीं रहता है, तो वेनेडियम जितना ज्यादा है वो भी अच्छा नहीं, लेकिन कुछ चीज तक आपको वेनेडियम चाहिए, वैसी बात है। नहीं, उसमें केमिकल कंपोजिशन कुछ नहीं, ये खुद ही केमिकल कंपोजिशन है, खुद ही केमिकल है वो। समझ रहे हैं ना? केमिकल के एक पार्ट है, ऐसा समझ लो आप। यस, आगे बढ़ते हैं। निकल लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है, आपका मटेरियल है वो लो टेम्परेचर में काम करता है,
आपका मटेरियल है वो माइनस डिग्री में काम करता है, उस टाइम पे अगर आपके मटेरियल में निकल नहीं होगा तो वो मटेरियल है वो सस्टेनेबिलिटी उसका कम हो जाएगा, उसमें ससेप्टिबिलिटी की वजह से या फिर कुछ हार्डनेस की वजह से या फिर आपका मटेरियल का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल वहां से टूट जाएगा। तो निकल इसके लिए भी आपको ज्यादा होना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोपर, कोपर वेदर प्रोटेक्टिंग स्टील कार्टन बॉक्स, ये कार्टन मतलब इसका मतलब ये है, कॉपर का मतलब क्या है, कॉपर क्या काम करता है, वेदर प्रोटेक्ट करता है। हमारे ऊपर की चमड़ी है वो एक वन टाइप ऑफ कॉपर है, ऐसा समझ लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, वो कॉपर नहीं है लेकिन आप ऐसा समझ लो हमारी चमड़ी है, उसके ऊपर आप बारिश होगा तब भी पानी नीचे गिर जाएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर धूप रहेगा तब भी हमारा चमड़ी है वो प्रोटेक्ट कर लेगा। तो वैसा ही है, इलेक्ट्रोड है आपका 70S2 का इलेक्ट्रोड है, उसमें जनरली आपने देखा होगा थोड़ा कॉपर टाइप रहता है, कॉपर का थोड़ा लेयर लगाया रहता है। हमारा मिग मैग मशीन है, मिग मैग के फिलर वायर है, उसमें थोड़ा सा कॉपर का लेयर रहेगा। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कॉपर का यहाँ पे जरूरत ही क्या है, हमारे मेटल में तो कॉपर नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। हमारी मेटल में थोड़ा भी कॉपर नहीं चाहिए, कार्बन स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, निकल बेजल हो, उसमें किसी में भी कॉपर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम कॉपर क्यों जानबूझ के ऐड करते हैं भाई। हमको शौक थोड़ी है सामने से कि भाई उसको ऐड करो कॉपर को, चल भाई कॉपर तू आ जा उसमें डाल बैठ जा, ऐसा नहीं। हम लोग इसके लिए करते हैं क्योंकि वो कोरोजन से रेजिस्ट करेगा, वो स्मूथनेस बढ़ाएगा, वो वेल्डिंग का प्रॉपर्टी में वो जो रस्टिंग होता है। 70S2 आप जनरली मार्केट में देखेंगे बहुत सारे, मैं इंडिया में देखा कि बहुत सारे स्क्रैप फोल्डिंग होते हैं ना, उसके अंदर घुसाया रहता है कॉपर, सॉरी ये फिलर या इलेक्ट्रोड। तो ये सब चीज गलत है। अगर उस टाइम पे आपका फिलर है वो वहां पे घुसाया है और 2 से 3 दिन के बाद फिर आप उसको लेंगे तो क्या होगा, वो रस्टिंग हो जाएगा थोड़ा बहुत। अगर वो रस्टिंग को कवर करने के लिए आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, समझो दूसरी बात, अगर आपने कोई भी मटेरियल आपका फिलर आया उसको आपने प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं किया, धूप में रख दिया या फिर डस्ट वाले एरिया में रख दिया या सैंडस्टॉर्म वाला एरिया में रख दिया तो क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा। तो उसी की वजह से 70S2 में हम कॉपर का थोड़ा लेयर लगाते हैं ताकि वेदर प्रोटेक्ट हो, वेदर का कंडीशन से वो थोड़ा उसको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए हम लोग कॉपर को जनरली लगाते हैं। ओके, सल्फर एंड फॉस्फोरस रेसिड्यूल एलिमेंट है, जो शार्पनेस है वो अच्छी बात नहीं है, जितना कम है उतना अच्छा, उतना हमारा मटेरियल अच्छा है। टिटेनियम एंड नियोबियम वो ग्रेन रिफाइनर है। कभी कभी क्या होता है, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है या कार्बन स्टील का, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, वो क्या होता है, उसका क्रोमियम का कैपेसिटी 400 से 800 डिग्री में वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने कल परसों 2-3 दिन पहले एक सेशन किया था हाइड्रोजन क्रैक, जो लोग आपको पता है हाइड्रोजन क्रैक में जैसे ही आप वेल्डिंग मारते हैं, वेल्डिंग 300 डिग्री से नीचे एटमॉस्फेरिक में धीरे धीरे आता है तो हाइड्रोजन वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है 300 डिग्री से नीचे। वैसे ही क्रोम का एक काम है 400 से 800 डिग्री के बीच में वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, क्रोम भागेगा, क्रोम किसी के साथ रिएक्शन करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी के साथ झगड़ा करेगा वो, क्या तो कार्बन के साथ या मोली के साथ या सल्फर के साथ, किसी के साथ भी झगड़ा करेगा वो, लिटरली झगड़ा करेगा। और वो उसको किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जनरली कौन देता है क्रोम को, कार्बन देता है, कार्बन जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा। तो क्या होगा, अगर क्रोमियम को कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देता है तो हम ऐसा क्या करें कि क्रोम जो है वो हमारे मटेरियल में ही रहे, क्रोमियम कार्बाइड बना के पपड़ी बना के वो क्रोमियम बाहर ना निकल जाए मेटल से बाहर। मतलब कैसा कि पपड़ी बना के निकल जाना, क्रोमियम कार्बाइड पपड़ी बना के निकल जाना, या क्रोमियम ऑक्साइड है वो वहां पे रस्टिंग के काला काला ऑक्सीडेशन होना। आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील में ऑक्सीडेशन होता है, रूट में अगर हम प्रॉपर तरीके से आर्गन नहीं डालते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्रोमियम जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही 400 डिग्री से अबो, क्योंकि वेल्डिंग में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है ना वेल्डिंग मारने के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होगा, आपका क्रोमियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तुरंत क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा और काला काला पपड़ी बना देगा, फिर वो निकल जाएगा। अगर आपके मेटल में से क्रोमियम निकल गया तब तो बड़ा कांड हो जाएगा। आपने जो पैसा
क्यों ज्यादा दिया? आपकी कंपनी ने ज्यादा पैसा देके क्यों स्टेनलेस स्टील खरीदा है? आपके कंपनी ने ज्यादा पैसा देके आपका डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदा है? क्योंकि उसमें क्रोमियम ज्यादा है। क्रोमियम ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन फिर भी क्रोमियम निकल गया क्रोमियम ऑक्साइड बना के। समझ रहे हैं ना बात? उसके लिए हम आर्गन का हम स्टेनलेस स्टील में पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग करने से ये है कि हमारा जहां पे वेल्डिंग लगता है वहां पे आर्गन ही रहेगा। आर्गन एक्टिव तत्व नहीं है, डी एक्टिव है, मतलब किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा। आर्गन का कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, आर्गन किसी से लेगा नहीं, एकदम स्थायी तत्व है वो। एक दूसरे को मिलने भी नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? आर्गन का काम ये है। तो आर्गन जैसे ही हम घुसाएंगे पीछे की साइड से, तो क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ही नहीं आएगा। ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाए। जैसे ही 400 डिग्री से टेम्परेचर कम आएगा वेल्डिंग का, तुरंत वो क्रोमियम जैसा है वैसा ही वहां पे बैठा रहेगा। वो बहुत ट्राई करेगा इलेक्ट्रॉन लेने का, लेकिन फिर भी उसको मिलेगा नहीं किधर से भी, तो वो वैसा ही हमारे मटेरियल में टिका रहेगा। लेकिन चलो ये तो वेल्डिंग की बात हो गई, हमने आर्गन से क्रोमियम को बचा लिया। लेकिन हमारा प्रोसेस रनिंग है, पाइप स्टेनलेस स्टील का है, उसके अंदर कुछ कोई दूसरा कोई सल्फ्यूरिक एसिड का मटेरियल जा रहा है, या फिर कुछ हमारा दूसरा कोई मिथेन जा रहा है या इथेन जा रहा है। चलो वो क्या करेगा, टेम्परेचर ज्यादा है उसका टेम्परेचर 500 डिग्री है, समझो रनिंग प्रोसेस में उसका टेम्परेचर 500 डिग्री है, ऐसा एग्जांपल के तौर पे समझो। तो क्रोमियम का तो क्या काम है कि मेटल का जैसे ही टेम्परेचर 400 से ऊपर जाएगा वैसे ही वो एक्टिव होना स्टार्ट होगा, किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा कांड करना स्टार्ट होगा। तो हम लोगों का क्रोमियम जो है कार्बन के साथ जल्दी, मेटल में तो कार्बन भी है ना, तो उसके साथ प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग ना करे, केमिकल रिएक्शन ना करे, उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें टिटेनियम या नियोबियम ऐड कर देते हैं। टिटेनियम या नियोबियम क्या करेगा, क्रोमियम को कार्बन के पास पहुंचने ही नहीं देगा। क्रोमियम को टिटेनियम और नियोबियम पहले आके खड़े रह जाएंगे उसके सामने कि ले भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन कार्बन से मत ले, तू पहले मेरा ले ले। तो वैसा करके वो ग्रैंड रिफाइनर है, और उसको दूसरा भी नाम है स्टेबिलाईजर। वो स्टेबिलाईज का भी काम करता है। स्टेबिलाईज मतलब कि वो किसी को एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करने देगा, साथ में खड़ा रह के वो खुद उसमें डाइल्यूट होगा क्रोम के साथ, क्रोमियम टिटेनियम क्रोमाइट है या नियोबियम क्रोमियम, ऐसा करके बना देगा रिएक्शन, और वहां पे हमारा क्रोम टिका रहेगा, उसका कुल्ला वहां पे टिका के रखेगा। वरना वो क्या करेगा, क्रोमियम कार्बाइड बना के बाहर निकल जाएगा पपड़ी बना के। तो पपड़ी निकाल के बन गया तो प्रॉब्लम। तो समझ में आ रहा है ये केमिकल रिएक्शन की नहीं आ रहा है सबको भाई? ये सभी का काम अलग अलग है, किसी का काम अच्छा है किसी का बुरा है। सल्फर फास्फोरस का काम बुरा है, एल्यूमिनियम का काम बुरा है, टिटेनियम नियोबियम ग्रैंड रिफाइनर है, और ग्रैंड रिफाइनर आप स्टेबिलाईजर भी बोल सकते हैं। कॉपर का काम वेदर प्रोटेक्टिंग का है, निकल का काम लो अलोय एलिमेंट का है, जहां पे लो टेम्परेचर वर्क का काम हो रहा है वहां पे निकल ज्यादा रहता है। वेनेडियम का स्ट्रेंथ का काम है, मोली का क्रीप रेजिस्टेंस का काम है, और क्रोम का कोरोजन रेजिस्टेंट का काम है, सिलिकॉन का डीऑक्सीडाइजर का काम है, मैंगनीज का टफनेस का काम है। एफई जो है वो जनरल मटेरियल में अवेलेबिलिटी अगर अच्छा लाना है तो एफई ज्यादा होता है, लेकिन सभी में ये एफई भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी का देखो, मैं यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा चीज समझाया, लेकिन एक्चुअली इसका मैं ऑलरेडी 2 घंटा लिया है। एक संडे था उसमें मैं सेशन किया था, खाली इतना समझाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। मैं आपको जस्ट 1% उसका समझाया है। क्रोम का काम खाली स्ट्रेंथ बढ़ाना नहीं है, उसका बहुत सारा बहुत लंबा चौड़ा काम है। क्रोम का मैंगनीज का बहुत लंबा चौड़ा काम है, लेकिन यहाँ पे मेन जो पार्ट है वो आपको खाली याद रखना है। इसके लिए मैं इतना थोड़ा बहुत समझा दिया। ओके, ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी इज डिफाइंड द एबिलिटी टू ट्रेस द हिस्ट्री, मतलब मेरा क्वेश्चन है। यस सर, बोलिए विवेक सर। यस सर मेरा क्वेश्चन, सर अभी जो है निकल का यहाँ पे लो टेम्परेचर एप्लीकेशन दिया हुआ है ना सर। हाँ। निकल का काम जो है खाली लो टेम्परेचर रहेगा, तो वहां पे हम निकल एलॉय यूज करेंगे, निकल और निकल एलॉय। ओके सर, अभी जहाँ पे टेम्परेचर हमारा वेदर टेम्परेचर अगर लो है तो वहां पे हम क्या करेंगे? अभी सपोज रशियन कंट्री है या यूरोप कंट्री, वहां पे टेम्परेचर लो रहता है, तो वहां पे हम कार्बन को फिर अवॉइड कर सकते हैं? करना पड़ेगा आपको। या आपका फिर मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर देखिए। आपको, हम लोगों को आजकल रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा तो वहां पे हम रिसर्च कौन दिखा सा देता मटेरियल हूँ। सिलेक्ट करेंगे लो वेदर टेम्परेचर के लिए? मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। सेक्शन 2C कहाँ गया? हाँ, सेक्शन 2A भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है, खाली सेक्शन 2C जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ।
देखिए कोई भी निकालते हैं, ठीक है, 5.9 ही निकालते हैं, चलो कुछ भी आया वो निकालते हैं। देखिए ये केमिकल में कितना चाहिए, एक सिंपल मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है। अभी मैं 308 ही ले रहा हूँ, चलो 308 ही ले रहा हूँ, कोई भी एक ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लिया उसमें आप देखिए कार्बन 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रोम 90.5 टू 22 लिमिट है, निकल का देखिए 9 टू 11 है, फिर भी इसमें निकल है, देखो इसमें मोली है, तो सभी पार्ट जब इन्वॉल्व होंगे तभी जाके 308 बनेगा। 308 ऐसे ही नहीं बन जाएगा, सभी केमिकल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब जाके वो 308 बनेगा। और उसके लिए भी रिसर्च करने का हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एएसटीएम रिसर्च है ही, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, वो है ही। एएसएमई हमारे पास सेक्शन 2C, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2D, ये सब चीज है ही हमारे पास। हम लोगों को खाली इतना देखना है कि कौन से मटेरियल में कितना है वो हमारे पास है, लेकिन जो मटेरियल में हमारा एज पर कोड जो दिया हुआ है उतना ही है कि नहीं है, वो हमें देखना है। चलो आपके पास ER308 का एक फिलर आ गया, समझो आपने उसका पीएमआई करवाया, बटन टेस्ट करके पीएमआई करवाया, पीएमआई में आपको पता चला यार निकल तो हमारा 8% आया, लेकिन एज पर कोड हमारा 9% होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम 11 होना चाहिए। तब आपको वो इलेक्ट्रोड को, वो फिलर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको उसको लिटरली रिजेक्ट करना है, छाती दबा के एकदम शार्प के साथ बोलना है भाई ये नहीं चलेगा, तू रिटर्न कर इसको। मैं उसके ऊपर एनसी रेज करता हूं, क्योंकि आपका निकल जो है एज पर कोड मुझे मिनिमम 9 चाहिए था, मैक्सिमम 11 होगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा तो कांड हो गया, 80 आया है निकल, नहीं चलेगा। अगर वो इलेक्ट्रोड, चलो आपने 8 निकल वाला एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके हिसाब से आपके पास जो WPS है उसके हिसाब से आपने वेल्डिंग भी मार दिया, भले ही WPS में लिखा था ER308, लेकिन आपने वो 308 नहीं है ना भाई, वो आपका तो कुछ दूसरा मटेरियल है। 8 मतलब ये भी हो सकता है 307 आपने मार दिया, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 8 है। देखिए आपको पैसा कम है 307 का, 308 का पैसा ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, आपको ये भी घुसा देगा आपकी कंपनी में और बोलेगा 308 है, मार दो। आप जब मारेंगे तब आपका ए नंबर जो है वेल्ड मेटल का केमिकल कंपोजिशन है उसमें निकल कम जाता है, निकल कम जाने की वजह से फिर वहां पे वो मटेरियल अगर लो टेम्परेचर में काम कर रहा है, फिर वहां पे कोई फ्लो पास होगा तो वहां से वो मेटल का वेल्डेबिलिटी पुअर हो जाएगा, पूरी तरह से फट जाएगा। वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील में आपको ये समझना है कि सेक्शन 2A फॉलो होना चाहिए, सेक्शन 2A का जो केमिकल कंपोजिशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो फॉलो होना चाहिए। अगर आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्शन 2A के या 2C या 2B के हिसाब से नहीं है, तब आपको वो मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, मे बी बहुत सारे लोगों को जान भी जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना सर, एकदम सिंपल बात है सर। विवेक सर यहाँ पर सर हेलो, हेलो। यस भूषण सर। हाँ सर, एक्चुअली आपने बोला जैसे कि थ्री स्टेबलाइज मटेरियल एलिमेंट जो होता है उसमें टाइटेनियम और नियोबियम, इसमें एक्चुअली स्टेबलाइज एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन हम 347H और 321 में भी हम स्टेबलाइज बाद में करते हैं, जैसा PWST करते हैं और सब। तो दोनों में ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? मतलब किसका रिलेशन? सपोज 347 में हम उसके बाद स्टेबलाइज करते हैं और ये स्टेबलाइज एलिमेंट बोलते हैं, हम क्यों नहीं पहले ही उसमें एलिमेंट उसका जो उसका परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं क्या, कि जैसे कि हमारे बाद में हम अभी स्टेबलाइज सुनिए ना करना दूसरी पड़े। बात, आपका मैं थोड़ा स्टेबलाइज वाला मसला भी सॉल्व कर देता हूँ। चलो कुछ मटेरियल आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्टेबलाइज एलिमेंट हम ज्यादा ही डाल देते तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अच्छा है, ऐसा बोल रहे हैं ना। Yes. लेकिन देखो सर, स्टेबलाइज एलिमेंट किस में कितना रहना चाहिए उसमें भी हमें रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। देखिए 309 अगर है तो उसमें टिटेनियम कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लिखा है, देख रहे आप, देख रहे, टिटेनियम नियोबियम वो सब जगह पे दिया गया है, कुछ उसका लिमिटेशन है। अगर देखो मैं आपको एक सिंपल बोलूं कि आपका बॉडी है उसमें से जो ब्लड है
उसका शुगर ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में शुगर होता है, वो शुगर ज्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है? नहीं बात है ना, अच्छी बात नहीं है ना। शुगर होगा तो डायबिटीज हो जाएगा आपको, शुगर ज्यादा है तो आपकी ब्लड में। अगर शुगर कम है तब भी आपका लो शुगर बन जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो आपको एक स्टेबल शुगर चाहिए, 120 या 130 या 140 ऐसा स्टेबल शुगर चाहिए। तो वैसा ही अगर टिटेनियम बढ़ जाएगा तब भी कांड हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तब भी कांड हो जाएगा। आपको वो सब चीज भी नहीं देखना है, किसमें कितना होना चाहिए वो सब चीज कोड में दिया है। आपका रिसर्च आपके सामने है, आपके आंखों के सामने, आपको उसी के हिसाब से एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है कि सर मेरे मटेरियल में टिटेनियम इतना है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। सबसे पहले आपको कोड खोलो, कौन सा इलेक्ट्रोड है या कौन सा फिलर है या फिर कौन सा ग्रेड का मटेरियल है, वो मटेरियल का कोड खोलो। वो मटेरियल के कोड में केमिकल कंपोजिशन दिया है, उसको कंपेयर करो भाई कि भाई मेरा टिटेनियम 2% आया, मेरे अगर 1.5 मैक्सिमम तक मुझे चाहिए, रिजेक्ट नहीं चलेगा भाई, टिटेनियम ज्यादा है, चलो। समझ रहे हैं ना? कुछ भी चीज ओवर भी जरूरी है नहीं, कि हम ओवर भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप तम्बाकू खाते हैं, जो ज्यादा तम्बाकू खा लेंगे तब भी प्रॉब्लम है ना, कैंसर हो जाएगा आपको। अगर कम खाएंगे तब आपका बॉडी में मजा नहीं आएगा, तो वो भी लिमिट में करना है। समझ रहे हैं ना? सब चीज आपको लिमिट में करना है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं और कम भी नहीं, ऐसी बात है। यस सर। हेलो। हेलो। यस सर। मेरा एक्चुअली कहना है कि अगर हम उसके बाद स्टेबलाइज क्यों करते हैं, जब स्टेबलाइज ऑलरेडी एलिमेंट इसमें हम किए हुए डाले हुए हैं 347H और 321 में, तो क्यों उसके बाद स्टेबलाइज करते हैं? ओके, अभी दूसरी बात, आपका मटेरियल में आपने वेल्डिंग मार दिया, वेल्डिंग मारने के बाद उसमें टिटेनियम या नियोबियम था ही, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होता है कि फिर भी वो स्टेबिलाईज नहीं होता है। समझ रहे हैं ना बात? हम लोग क्या करते हैं, क्रोम जो है, क्रोम, उसको बचाने के लिए रूट में हम क्या करते हैं, पर्जिंग करते हैं। समझ रहे हैं ना? रूट में पर्जिंग करते हैं, वहां पे हम लोग क्रोम वहां पे बचा लेते हैं, लेकिन फिर रनिंग कंडीशन में हम नहीं बचा पाते हैं ना। एक्चुअली तो हमने तो वहां पे बचा लिया ना, वेल्डिंग करने के टाइम पे हमने ऑक्सीजन के साथ मिलते बचा लिया हमने, क्रोम ने क्रोमियम ऑक्साइड नहीं बनाया, इसी की वजह से हमने आर्गन बी से घुसा दिया। लेकिन फिर भी फिर भी फिर भी यहाँ पे मटेरियल में प्रॉब्लम हुआ ना, रनिंग कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा गया, तो ऐसा कंडीशन बनता है कुछ चीज की वजह से, कुछ रीजन की वजह से आप उसको फिर भी बचा नहीं सकते हैं, स्टेबिलाईज फिर भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना बात? तो उसी की वजह से हमको वापस स्टेबिलाईज करना पड़ता है। हेलो। यस सर। सर ये क्रीप रेजिस्टेंस के बारे में बताओगे क्या? क्रीप रेजिस्टेंस के बारे में सर मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है, लेकिन आपको वापस थोड़ा समझा देता हूँ। एक ग्राफ के हिसाब से मैं अभी नहीं समझाता हूँ, ऐसे ही आपको एक दूसरा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप एक 5 mm का वो स्टेनलेस स्टील का वो एक स्केल आता है ना हमारे, वो लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो स्केल लीजिए, स्केल को बेंड करिए, बेंड करिए, बेंड करिए, लेकिन दोनों उसके पार्ट जो है वो टच हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप आगे से बेंड करेंगे तो मे भी हो सकता है वो उसके दो पार्ट हो जाए, आगे से सबसे ज्यादा टच कर दीजिए, उतना बेंड करिए तो टूट सकता है। समझ रहे हैं ना? तो अभी अभी कोई भी मेटल है उसको हम बैंड करते हैं तो एक टाइम उसका टूटना स्टार्ट होगा, ठीक है, टूटना स्टार्ट होगा, लेकिन टूटा नहीं है। फिर हम और फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं, तो फिर धीरे धीरे टूटेगा टूटेगा टूटेगा, लेकिन अभी भी उसके दो पार्ट नहीं होंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो वो जो दो पार्ट होने से पहले जो नहीं टूटा वो, और जहां से टूटना स्टार्ट हुआ वो दोनों के बीच में जो मटेरियल ने एक रेजिस्ट किया, तोड़ने के टाइम पे वो टूटा नहीं। एक्चुअली तो पहले ही जैसे ही हमने मटेरियल को बैंड किया तुरंत टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं टूटा। उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कुछ रेजिस्टेंस करना ट्राई किया कि भाई हम तो नहीं टूटेंगे, फिर भी हमें जितना भी आप दबा लो हम तो नहीं टूटेंगे। ऐसा करके करके जो टूटता है उससे पहले का जो चीज बनता है उसको बोलते हैं आप क्रीप रेजिस्टेंस, वो मटेरियल का क्रीप स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं ना बात? नहीं समझे अभी भी? एग्जैक्टली नहीं समझ। हेलो।
हाँ नहीं आया सर समझ में सर exactly। मैंने वेल्डिंग इनपरफेक्शन में क्रीप रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। आपको ऐसा है तो मैं इम्पैक्ट टफनेस का एक वीडियो है, मैं आपको सेंड करेगा। इम्पैक्ट टफनेस में भी ये सब चीज मैं समझाया है ग्राफ के साथ, ठीक है। तो अगर आप वो समझेंगे, सॉरी वेल्डिंग इनपरफेक्शन में नहीं, डीटी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये सब चीज समझाया है। अगर आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का ये पार्ट करेंगे, मैं कभी ऐसा होगा तो आपको पर्सनली वो वीडियो शेयर करेगा, तो आप उसको देखेंगे। उसका क्रीप रेजिस्टेंस एज पर वो ग्राफ के हिसाब से मैं समझाया, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर। ओके सर वीडियो शेयर कर। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है ये मटेरियल एलिमेंट में, अलॉय एलिमेंट में? देखो अभी आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये मटेरियल एलिमेंट समझ में आ गया, कुछ घंटा भी नहीं, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना, तब आपको बहुत बार ये चीज को आपको रिफर करना पड़ेगा, बारी बारी आपको देखना पड़ेगा। अरे यार साला क्रोम का काम भूल गया, अरे यार मोली का काम भूल गया, अरे यार फॉस्फोरस का काम भूल गया। ये सब चीज आपको क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। बारी बारी देखना ना पड़े, इसके लिए आप इसको क्लियर कर दीजिए। इसके लिए आपको सीवी, ऐसा याद रखिए, सीवी आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपका जो रिज्यूम होता है वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो सीवी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है। क्रोम एंड कॉपर दोनों कोरोजन रेजिस्टेंस है। क्रोम जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट, कॉपर है वो भी कोरोजन। कॉपर हम उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे हम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम ज्यादातर कॉपर यूज करते हैं, उसका थर्मल कंडक्टिविटी लो, मतलब एकदम फास्ट वो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, तुरंत हमारा हीट लॉस कम होगा और हमको अच्छे से वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा। दूसरी बात, कॉपर है वो वेदर प्रोटेक्टिंग भी है। हम लोगों को बाहर का एटमॉस्फेरिक से हमारा फिलर को बचाने के लिए हम फिलर के ऊपर थोड़ा बहुत कॉपर का लेयर लगाते हैं। तो ऐसा आप कुछ एग्जांपल के साथ याद रखेंगे ना, तब ये सब चीज आपको समझ में आएगा। वरना तो आप एग्जाम देने बैठे हैं, आपका पैसा बगड़ा है, 1.5 लाख रुपीस आपने डाला है, तब आपको ये सब चीज कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब एग्जाम के अगले दिन आपको याद तो रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते मैं इसको बाद में देख लेगा, ऐसा नहीं। बाद में कोई घंटा भी देखता नहीं, अभी कर लो, अभी करने का समय है तो कर लो। ओके सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी में। सर नियोबियम और टाइटेनियम में क्या डिफरेंस है सर? नियोबियम है वो ग्रेन रिफाइनर है, मैक्रो एलिमेंट है, दोनों सेम ही है। ऐसा देखा जाए तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन नियोबियम एंड टिटेनियम इतना याद रखिए स्टेबिलाईजर है। ठीक है। उसमें वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील का लास्ट जो टॉपिक है वेल्ड डी के, उसमें आपको एकदम डेप्थ में मैं समझाएगा नियोबियम एंड टिटेनियम के बारे में। ठीक है। ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। आप ऐसा माइंड में अभी निकाल दीजिए, ये अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा निकाल दीजिए माइंड में से कि उसमें ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। 99.9% सेम ही है नियोबियम एंड टिटेनियम, वो स्टेबिलाईजर है। ओके सर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी इज डिफाइंड एबिलिटी ऑफ ट्रेस द हिस्ट्री। आपका कहाँ से वो मटेरियल बना है, कहाँ से पाइप आया है, कौन से लोकेशन से आया है, कौन सी कंपनी में से आया है, कंपनी का मैन्युफैक्चरर कौन है, कंपनी का वो जो पाइप है उसका हीट नंबर क्या है, वो जो पाइप का कॉइल नंबर क्या है, उसका लॉट नंबर क्या है, वो सब चीज देखना मटेरियल, मतलब मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। Application or location and which under the consideration what the weld product traceability may be required, inspector consider that। तो आपको ट्रेसेबिलिटी इसके लिए जरूरी है कि आपको उसमें कैसा वेल्डिंग फिर मारना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कौन सा फिलर यूज करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। वो सब चीज की वजह से आपको मटेरियल ट्रेसेबिलिटी एग्जैक्ट चाहिए। अगर आपको मटेरियल ट्रेसेबिलिटी पता नहीं, कौन सा टाइप का मटेरियल है वही पता नहीं है, तब आप गलत फिलर यूज कर देंगे तो वेल्डिंग फट जाएगा। ओके, क्या जरूरी है? ओरिजिन और बोथ पेरेंट एंड फिलर मेटल। तो आपको पेरेंट मेटल का तो मटेरियल ट्रेसेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिलर मेटल का भी चाहिए। फिलर मेटल के पीछे हम क्या करते हैं कि पीछे की साइड में लगा देते हैं, स्टैंपिंग कर देते हैं। अगर फिलर है तो हम E70S2 ईसाब ऐसा करके लिखते हैं, आपने देखा होगा जो स्टैंपिंग है फिलर के पीछे रहता है। अगर इलेक्ट्रोड है तो उसके पीछे हम रेड
कलर के मार्क से या फिर ब्लैक कलर के मार्क से E7018 ईसाब ऐसा करके, या E7018 दूसरा कोई कंपनी का मैन्युफैक्चरर है वो, तो उसका नेम चीज लिखना चाहिए। ओके, अभी मैं सेक्शन 2C जब करवाया था उस टाइम पे मैं ये सब चीज समझाया था कि कितना mm में लिखना चाहिए, उसका हाइट विड्थ लेंथ कितना रहना चाहिए, कितना पीछे लिखना चाहिए, स्टेंसिलिंग कितना मिनिमम करना चाहिए, वो सब चीज समझाया था। जो लोगों को पता नहीं है, SFA ASME सेक्शन 2C, SFA 5.1, 5.4, 5.5, 5.32, 5.9, 5.28 वो सब चीज समझाया है, यूट्यूब में है, आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि फिलर मेटल में ट्रेसेबिलिटी कैसे करते हैं। ओके, अभी दूसरी बात, प्रोसेसिंग हिस्ट्री, उसका प्रोसेस हिस्ट्री कैसा है, उसको बिफोर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट वो पाइप में या प्लेट में किया है कि नहीं किया, वाल्व में किया है कि नहीं किया है, आपका फिटिंग आया उसमें किया है कि नहीं किया। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास 516 ग्रेड 70 का एक प्लेट है, वो प्लेट जो है उसका जो मटेरियल है उसमें नॉर्मलाइजिंग किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग उसमें किया हुआ है, वैसा मटेरियल आपका जहां पे बना है वहां से आया है, तो फिर यहाँ पे आने के बाद आपका वेल्डिंग प्रॉपर्टी है, वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आपको इम्पैक्ट प्रॉपर्टी में नॉर्मलाइजिंग है कि नहीं है, उसके हिसाब से आपको इम्पैक्ट टफनेस का कैसा टेस्ट पीस लेना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो सब चीज मटेरियल कैसे बना है, वो बॉर्न कहाँ से हुआ है, उसी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ओके, बॉर्न की बात आई तो मैं एक बात बोल देता हूँ। हमारे घर पे अगर छोटा बच्चा बेबी जब बर्थ होता है तो बड़ा होके उसको क्या बोलते हैं, आपका फादर का नाम क्या है भाई, आपका मदर का नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, पूछते हैं ना हम, लिटरली हम पूछते हैं उसको। बड़ा होने के बाद गल्फ कंट्री में भी कोई फ्रेंड मिलता है तो पूछते हैं आप कौन से गांव के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आपने अभी तक क्या किया, सब अभी से कहाँ आए, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो सब चीज डालते हैं ना। वैसे भी मटेरियल का कुछ चाहिए ना, वो जहां से बॉर्न हुआ है तब से लेके हम जहां तक हमारा काम है, जब हम मटेरियल को अच्छी तरह से पहचानेंगे तब जाके तो हम बराबर वेल्डिंग मार पाएंगे। अगर मटेरियल को ही हम अच्छी तरीके से नहीं पहचानेंगे और वो हमको गलत बोल देगा, देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है। कितने साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस, साला होता है उसको 4 साल का एक्सपीरियंस और बोल देता है 10 साल का एक्सपीरियंस। तो मटेरियल में भी ऐसा होता है 321 लेकिन होता है 321H लेकिन लिख देगा 321 ऐसा करके, ऐसा होता है ना, गलत लिख देता है ना। तो उसी के हिसाब से हमको पकड़ना पड़ेगा उसको, भाई तुम्हारा गलत बात है, तुम्हारा पास आउट ये साल में है तो तुमको इतना ही साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुम गलत बोल रहा है, समझ रहे हैं ना बात। तो वही मटेरियल ट्रेसेबिलिटी है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस यूजली रिफर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सब असेंबली, कहाँ से वो बॉर्न हुआ है, लोकेशन कहाँ से, वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है, वो सब चीज आपको देखना जरूरी है। ये सब चीज हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, BSEN 10204 के हिसाब से। ओके, सबसे पहले मैं 10204 समझा देता हूँ, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इंस्पेक्शन थोड़ा समझा देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी आपका मटेरियल है वो जनरली उसका मेथड है BSEN 10204, आपको याद ही रखना है, एकदम सिंपल है, नया कुछ नहीं है। और सब लोग, जो लोग को 8 साल से 10 साल के अबव एक्सपीरियंस है, वो लोगों को तो एक और मुंह पे आ जाता है कि हाँ BSEN 10204 मतलब स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, ऐसा है। अभी दूसरी बात, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या है, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या है। देखिए, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी में हम क्या करते हैं, 2 टाइप की इंस्पेक्शन करते हैं, एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, एक नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में क्या होता है, द कैरिड आउट बाय द मैन्युफैक्चरर in accordance with oven procedure to assess whether product is defined by the same product specification and made by the same manufacturer process comply with the requirement in order। आपको LNT है, LNT जो है उसको फिलर चाहिए, 7018 का फिलर चाहिए, समझो आपकी LNT, आप LNT में काम कर रहे हैं, आपको फिलर चाहिए 7018, तो आप क्या करेंगे, कोई कंपनी को बोलेंगे, हिसाब वाले को, भाई मुझे फिलर चाहिए तो मुझे फिलर दे दे, तो वो क्या करेगा, वो फिलर उसके बाद नहीं बनाएगा, वो पहले से बना के रेडी रखेगा। भाई अगर आपको हाँ वैसा चाहिए फिलर कि नहीं मैंने ऑर्डर दिया बाद में बनाओ, तो फिर वो स्पेसिफिक में चला जाएगा, लेकिन पहले से वो बना के रेडी रखेगा उसका फिलर 7018 या फिर 70S2 ऐसा करके, समझ रहे हैं ना बात। वो पहले से बना के रेडी रखेगा तो उसमें इंस्पेक्शन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर किसका होगा,
तो वो जो प्रोसीजर है वो मैन्युफैक्चरर खुद का होगा, खुद के प्रोसीजर के हिसाब से, खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बना के रेडी रखेगा। अगर आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए आपके होम में, तो आप क्या करेंगे, मॉल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे फिर उसको ऑर्डर थोड़ी देंगे कि भाई मुझे इतना लीटर का, इतना इतना लीटर का, इतना लीटर का, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मुझे रेफ्रिजरेटर बना के दो। ऐसा तो नहीं होगा ना, वहां पे बहुत सारे फ्रिज बने हुए हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो और लो और घर पे जाओ, बात खत्म। तो वैसा ही यहाँ पे है, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मतलब कैरिड आउट मैन्युफैक्चरर इन अकॉर्डेंस विद ओवन स्टैंडर्ड, उसके खुद के स्टैंडर्ड से वो बना के रेडी रखेगा। वो रेफ्रिजरेटर को बना के पहले से ही मॉल में रख देगा, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होगा। वो आपका जैसा आपको जैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी उसमें यूज किया होगा, सब चीज बना के रेडी है। आप जाओ, आप सिलेक्ट करो, लेके आ जाओ, बस उसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। ओके, इतना ही नहीं है, लेकिन उसमें दो टाइप है, टाइप 2.1, टाइप 2.2। ठीक है, टाइप 2.1 में क्या है कि आर डॉक्यूमेंटेड इन विच मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर दैट द प्रोडक्ट सप्लाई कंप्लाइन विद द रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर विदाउट इंक्लूजन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ओके, अभी आपने इलेक्ट्रोड खरीदा 7018 का, ठीक है, आप एलएनटी को इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 टन में इलेक्ट्रॉन चाहिए था, आपने बोला कि चलो भाई मुझे दो, देने के बाद वो इलेक्ट्रोड तो मिल गया आपको, लेकिन आपको पेपर चाहिए ना, कुछ पेपर, पेपर में तो सब लिखा होना चाहिए ना। तो वो जो पेपर है उसमें आपका रिजल्ट जो है 7018 कैसे बनाया, वो ऐसा इतना लिख देगा कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एज पर आवर ओवन स्टैंडर्ड एंड रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल एज पर योर स्पेसिफिकेशन, ऐसा करके लिख देगा। उसमें ये नहीं डालेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना है, इंपैक्ट इतना है, उसका हाइड्रोजन परसेंटेज इतना है, उसका टेंसाइल में रिडक्शन ऑफ एरिया इतना है, इसका इंपैक्ट टफनेस का प्रॉपर्टीज ऐसा है, वो सब चीज नहीं डालेगा वो। उसी की वजह से उसको बोलते हैं 2.1। अगर 2.2 है आपके सर्टिफिकेट में, देयर आर डॉक्यूमेंटेड विच मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर दैट द प्रोडक्ट सप्लाई कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू इंक्लूड द टेस्ट रिजल्ट इन बेस्ड ऑन नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। ओके, 2.2 का मतलब क्या है, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका मतलब उसके ऊपर लिखा होगा वो सर्टिफिकेट है एज पर BSEN 10204 टाइप 2.1 टाइप 2.2। समझ रहे ना बात, वो सर्टिफिकेट का नंबरिंग सिस्टम है, ऐसा आप समझ लो। अगर 2.1 है तो उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं लिखे होंगे, 2.2 है तो उसमें रिजल्ट लिखे होंगे कि मेरा टेंसाइल इतना आया, मेरा इंपैक्ट वो प्रोडक्ट में इतना आया, आप ले जाओ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंपैक्ट इतना आया, टेंसाइल इतना आया, बैंड इतना आया, एक्सरे इतना आया, हाइड्रोजन परसेंटेज इतना है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना है, सबका रिजल्ट लिखेगा वो। समझ रहे हैं ना बात, कि ऊपर से जा रहा है नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। विवेक सर, क्लियर हो रहा, लेकिन एक डाउट आ रहा सर। यस सर बोलिए। कि अभी इंस्पेक्शन में अगर अगर इंस्पेक्शन हमको क्राइटेरिया दे दिया जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? पैसा ज्यादा जाएगा ना, या फिर हम सुनिए सुनिए सिंपल बात, आपके एलएनटी को 7018 चाहिए, ठीक है, आप वहां पे जाएंगे, चल भाई मुझे इलेक्ट्रोड दे, तो आप एलएनटी आपको वहां पे जाके ऐसा बोलेगा कि मुझे 2 टन का इलेक्ट्रॉन तुम बना के दो, तो कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना उसको बनाने के टाइम पे। लेकिन वो पहले से ही बना के रेडी रखेगा, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर को भी अच्छा है और एलएनटी को भी अच्छा है कि जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उसमें दो टाइप है, 2.1 2.2। 2.1 मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा भाई आपको कौन से टाइप का चाहिए, 2.1 चाहिए या 2.2 चाहिए। 2.1 मतलब मैं कोई आपको रिजल्ट लिख के नहीं देगा, जस्ट खाली पेपर पे लिख के देगा, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले जाओ उठाओ। और अगर 2.2 चाहिए तो मुझे रिजल्ट भी लिखने पड़ेंगे, टेंसाइल इतना, बैंड इतना, ये तो उसके हिसाब से मैं आपको इलेक्ट्रोड दूं, बोलो कौन सा चाहिए। एलएनटी क्या बोलेगा, मुझे 2.2 दो, तो वो क्या होगा, उसका एक अलग लॉट रहेगा, वो लॉट में जिसमें वो सब चीज टेस्टिंग रहेगा, वो टेस्टिंग वाला इलेक्ट्रोड देगा, लो भाई इसमें ये, फिर पेपर भी साथ में देगा, इसमें इतना ये है, सिर्फ इतना ही मिलेगा, आप जाके कहाँ पे भी करवाओ इसका टेस्टिंग। समझ रहे हैं, तो उसी की वजह से नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में 2.1 एंड 2.2 है, लेकिन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में आपको करवाएगा तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। अब सुनिए,
Specific inspection is carried out before delivery accordance with product specification. सर अगर लेकिन हम सर मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. एक डाउट है अभी। Yes, sir. ये अभी देखिए, अभी हम LNT ऑफर किया है, सपोज XYZ कोई कंपनी ने, हम लेकिन हम पीओ परचेज करते हैं ना, हाँ पीओ क्रिएट हाँ, तो पैसा ज्यादा लगेगा ना सर, कि मैं हमें वही जैसे- बोल रहा हूँ ना। अगर 2.1 LNT लिख देगा उसके पीओ में, देखो आपके पास बजट 5 करोड़ का ही है, समझो 5 करोड़ के बजट में आपको इलेक्ट्रॉन भी खरीदना है, इलेक्ट्रॉन के लिए बजट, इलेक्ट्रोड के लिए आपका बजट 1 लाख का ही है, तो 1 लाख में आप वो लेने जाएंगे 2.1 तो आपको मिल जाएगा, 1 लाख में 2.2 नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना बात? सिंपल बात है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेंथ में जाएंगे, ज्यादा चीज में जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर कम चीज में जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट तो वैसा ही मिलेगा लेकिन उसका गारंटी नहीं मिलेगा आपको। हमारा भी घर में ऐसा ही है ना, चाइना का माल लेंगे तो हमको कम सस्ते में मिल जाएगा, हमारा मेड इन जापान का लेंगे तो ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर भी हम क्या करते हैं? चाइना का माल खरीदते हैं। कम पैसा ना भाई, ले लो ना यार, क्या यार, बच्चे का एक टॉय का तो मसला है, ले लो यार, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो वैसा ही भाई इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा दे देता है। आप अगर ज्यादा पैसा दोगे आपको ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, कम पैसा दोगे कम प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, सब चीज है उसमें, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आपको 3.1 3.2 समझाएगा, आपको एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। 3.2 3.2 3.1 3.2 के हिसाब से अगर कोई फिट प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए, फिर मैं वापस समझाएगा आपको। देखिए हमने नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन का बात किया, लेकिन नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के बाद स्पेसिफिक इंस्पेक्शन आता है। नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में एक चीज मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे LNT को अगर इलेक्ट्रोड चाहिए तो LNT का कोई भी क्वालिटी वाला वो मैन्युफैक्चरिंग जब होता था इलेक्ट्रोड, उस टाइम पे चेक करने नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन अभी मैं आपको ये समझाता हूं 3.1 उसमें स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन कैरिड आउट बिफोर डिलीवरी, देखो क्लियर बात लिखा है, इंस्पेक्शन कैरिड आउट बिफोर डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टू द प्रोडक्ट सप्लाई, द टेस्ट यूनिट एंड प्रोडक्ट सप्लाई आर पार्ट एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एंड ऑर्डर। देखो आपका LNT को इलेक्ट्रॉन, अभी यही सेम चीज में समझाता हूं, आपके LNT को इलेक्ट्रोड चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, भाई इलेक्ट्रोड दे, लेकिन मेरा क्वालिटी इंस्पेक्टर भी आकर चेक करेगा। नॉन स्पेसिफिक में क्या था, आपको बनाया प्रोडक्ट रेडी था, बगल में पड़ा था, आप खाली उठाओ, आपको कौन सा चाहिए पैसा देके उठाओ, ऐसा था। लेकिन स्पेसिफिक में इंस्पेक्शन में ऐसा नहीं है, आपको बिफोर डिलीवरी आप प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन भी चेक करना है, आपका कैसे इलेक्ट्रोड बना है वो भी, और आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं वैसा। ठीक है, अभी 3.1 की बात कर रहे हैं, उसमें भी दो टाइप है, नॉन स्पेसिफिक में 2.1 2.2 था, स्पेसिफिक में 3.1 3.2 है। एक मिनट सर मुझे ये फिनिश करने दीजिए, बाद में मैं आपका डाउट सॉल्व करता हूं सर, एक मिनट। टाइप 3.1 आर सर्टिफिकेट in which the manufacturer declared that product supply compliance with requirement in order which test result are supplied. Okay. अभी 3.1 का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है मैन्युफैक्चरर का, ईसाब का ही ले लो आप, ईसाब का मैन्युफैक्चरर है, उसका एक क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उसने प्रॉपर तरीके से एकदम चकाचक सब चीज चेक किया है, टेंसाइल, बैंड, इंपैक्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सब क्वालिटी वाले का साइन रहेगा। नॉन स्पेसिफिक में ऐसा सब चीज नहीं मिलेगा, 3.1 में आपको ऐसा मिलेगा। 3.2 का मतलब क्या? 3.2 का मतलब कि आपका LNT को इलेक्ट्रोड चाहिए, वो इलेक्ट्रोड पहले ऑर्डर करेगा, वो बनाएगा, बनाने के टाइम पे उसका क्वालिटी वाला चेक करेगा, उसका क्वालिटी वाला चेक करने के बाद LNT वाले को ऑफर करेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रोड बन रहा है, तुम आ जाओ चेक करो, फिर बाद में बोलना नहीं कुछ कांड हो गया तो। फिर वो उसका क्वालिटी वाला भी आएगा, वो भी चेक करेगा, फिर वो एंड यूजर है, एंड यूजर जिसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, ये एग्जांपल के LNT ने भी किसी को, डांगोटे है, डांगोटे अफ्रीका का एक बड़ा कंपनी है, ठीक है, वो LNT को ऑर्डर देगा तो वो डांगोटे वाला भी क्या करेगा, एक थर्ड पार्टी हायर करेगा, वो थर्ड पार्टी हायर करेगा, उसको भी वो चेक करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड, तो वो फिर मैन्युफैक्चरर LNT वाला उसको इन्फॉर्म करेगा, सर
आपके जॉब में जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं उसका आप आ जाओ, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप उसमें विटनेस करो। तो वो भी वहां पे जा सकता है और जाने के बाद वो भी पूरा प्रोसेस चेक कर सकता है, वो भी टेंसाइल चेक करेगा, वो भी इंपैक्ट चेक करेगा, वो भी उसका बैंड चेक करेगा, उसका एक्सरे चेक करेगा, उसका हाइड्रोजन परसेंटेज चेक करेगा, मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बन के आएगा, फिर उसका सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें सब चीज का थप्पा रहेगा, खुद 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 गब्बर मतलब जिसका हिसाब है उसका, उसके बाद एलएनटी का, उसके बाद थर्ड पार्टी जो हायर किया है वो चेक करने जाता है उसका, वो सभी का थप्पा लगेगा, उसको बोलते हैं 3.2। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एलएनटी ऐसा बोलेगा हिसाब वाले को, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रोड दे दे नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के हिसाब से, तो नॉन स्पेसिफिक के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर वेरी हैप्पी देने के लिए आपको तुरंत दे देगा, पैसा भी ले लेगा लेकिन कम पैसा लगेगा। अगर वो ऐसा बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रोड चाहिए लेकिन 3.1 के हिसाब से, आपका पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट उसका रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट का पूरा साइन होना चाहिए, तब वो इलेक्ट्रोड आपको वैसा इलेक्ट्रोड देगा, तो उसमें ज्यादा पैसा लगेगा ना भाई। फिर क्या होगा, एलएनटी ऐसा बोलेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रोड दो लेकिन मेरा पूरा पैनल है, क्वालिटी पैनल, वो भी चेक करेगा, फिर थर्ड पार्टी जो आया है वो भी चेक करेगा, तुम उसके हिसाब से बना के दो, तो वो मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से बना देगा लेकिन उसका पैसा और ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही है कि सब ऊपर से ही जा रहा है। 3.1, 3.2, 2.1, 2.2 एकदम इजी है, लेकिन समझने के लिए गट चाहिए, आप थोड़ा समझ लो इजी वे से। हेलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विवेक सर अभी कुछ बोलिए, अभी मुझे जो भी डाउट है वो बोलिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सर अभी आपका, अभी देखिए अपने पास दो टाइप के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ एक नॉन स्पेसिफिकेशन और एक स्पेसिफिकेशन, यस राइट सर? हाँ यस तो अभी नॉन स्पेसिफिकेशन में हमें हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करना है, ओके एज पर अभी जैसा ये थियरी कहती है। हाँ अगर बजट के हिसाब से हम ऐसे, सपोज हमारा बजट 1 लाख का है कि हमें 1 लाख के अंदर ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है या ये हमें मटेरियल परचेस करना ओके है। लेकिन अगर 1 लाख के बिलो वो हमें कुछ भी मटेरियल दे देंगे, हम उसका इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, ऐसा क्या गारंटी है उनकी? मतलब सपोज अगर मान लीजिए मैं वो वही बोल एज रहा पर हूँ, चलो रिक्वायर्ड मैं हमारा वही एग्जांपल समझाता हूँ। आपका इंडिया, हमारे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंडिया जो है उसमें क्या होगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, उसका एक स्टोरेज टैंक बनाना है, समझो। स्टोरेज टैंक में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खाली उसमें पानी भरने वाला है, ठीक है। उसका बजट है 1 लाख, पूरे प्रोडक्ट का बजट 1 लाख है, ठीक है। और कंपनी क्या बोलेगा, एलएनटी को बोलेगा भाई देखिए 1 लाख रुपीस, तुम मुझे ये बजट में मुझे ये प्रोडक्ट दो, ठीक है। तो एलएनटी क्या करेगा, वो 1 लाख के अकॉर्डिंग ही काम करेगा ना। बनाने के लिए तो मैं वही टैंक को मैं 10 से 15 करोड़ में भी बना सकता हूं, समझ रहे हैं ना बात। लेकिन फिर भी 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से फिर उसके हिसाब से पूरा आगे मैनेजमेंट काम करता है। तो नहीं, मेरा मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है सर, मेरा मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सर मेरा मतलब ये है कि आपने कोई चीज ऑर्डर किया, आप उसको चेक करोगे कि नहीं करोगे? अभी रिस्पॉन्सिबल एज ए, ठीक है, हमने XYZ ए कंपनी से हमने ऑर्डर दे दिया, हमारा पीओ बन गया, हमारा डिस्पैच भी होगा, हमने उनको पेमेंट भी कर दी। ओके लेकिन जब हमारा वो मटेरियल हमको जब सप्लाई किए, तो सप्लाई करने के बाद हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसको चेक करने की हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा हाँ, है। वो तो हमको देखना है ना, हमारे अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है, वही तो हमको देखना है। ना सर, इसी के लिए देखो, तो वहां पे इंस्पेक्शन, यस यस, इसी के लिए तो वो भी इंस्पेक्शन कैसा होना चाहिए, उसी के लिए BSEN 210204 उसी के लिए दिया है, उसी के लिए बनाया है कि नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, समझ रहे हैं ना। उसी की वजह से जो आपका क्वेश्चन है ना, वही ये BSEN 10204 आपका आंसर है कि वही रीजन की वजह से। चलो ये BSEN 10204 नहीं है, समझो वो नहीं है, तो क्या कांड होगा मैं वो आपको बोल रहा हूं। जो मार्केट में प्रोडक्ट बन रहा है उसका इंस्पेक्शन ही नहीं होगा, कोई भी आप मटेरियल खरीदते हैं ना उसका इंस्पेक्शन ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। सब एक दूसरे के ट्रस्ट के ऊपर चलेगा, और ट्रस्ट में तो आपको पता है कैसा ट्रस्ट होता है सब लोगों का आजकल मार्केट में, आपको कुछ भी प्रोडक्ट घुसा देगा, आप समझ रहे हैं ना बात। तो
ये सब चीज को कंट्रोल करने के लिए ही BS-EN 10204 बना है। तो उसी के हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट का पीओ है, वो पीओ में लिखा है कि मुझे नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन टाइप 2.1 चाहिए, तो आपको क्या क्या चीज मिल सकता है? आपको डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विथ ऑर्डर, ऑर्डर में जो आपने बोला है वही आपको चीज मिलेगा। दूसरी बात, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विथ ऑर्डर, आपका स्टेटमेंट, आपका जो ऑर्डर है उसके हिसाब से स्टेटमेंट मिलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है, आप ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वर्बल। और आपको थोड़ा बहुत राइटिंग में वैलिडेशन बाय मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको बोलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरा इतने साल तक टिकेगा, मेरा इलेक्ट्रोड है वो 5 ईयर का उसका शेल्फ लाइफ है, 5 ईयर के बाद आप इसको यूज नहीं करना है, आप उसको फेंक दीजिएगा। अगर 5 ईयर में आप यूज कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर 5 ईयर में ये नहीं यूज किया तब उसको फेंक देने का। ओके, आपका पीओ है, आपके पीओ में ऐसा लिखा है कि नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन टाइप 2.2 इलेक्ट्रोड चाहिए, तो उसमें आपको टेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे कि आपका टेंसाइल कितना है, इंपैक्ट कितना है। पहला 2.1 में आपको ये रिजल्ट घंटवाई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली पेपर मिलेगा, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस इन ऑर्डर होगा और स्टेटमेंट उसका होगा, बस वैलिडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कितना मैन्युफैक्चरर का वैलिडेशन होता है वही मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन 2.2 है तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा आपका क्वालिटी अच्छा मिलेगा, उसमें टेस्ट रिपोर्ट भी आएगा। सर ओके सर, ये मैं कॉम्बिनेशन समझ गया। 2.2 में वो लोग डेटा शीट भी प्रोवाइड करेंगे, उनका क्या क्या अकॉर्डेंस से क्या क्या है, यस, ये समझ में आ रहा। हाँ, मतलब मेरा डाउट क्या था, ये 2.1 और 2.2 मतलब एज दैट क्लियर मुझे समझ में आ रहा है कहाँ क्या मेथड है इसका। लेकिन मेरा डाउट ये था, जैसे आपने पहले बोला था ना कि आप कहीं गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए और वहां पे आपको चाहिए था मटेरियल, 321 चाहिए क्या था, बोलेगा, 321H घुसा हाँ दिया। तो उन एच दे दिया था। हाँ तो अब वहां पे अकॉर्डेंस में आपने देखा रहेगा, जब आप इंस्पेक्शन किए तो आपको एच मिला, तो आप कुछ तो वेरिएबल डाउट्स मिले रहेंगे ना आपको, हाँ कहीं पे मार्क मिले रहेंगे ना हाँ, आपको। वो तो एमटीसी इसके में, अकॉर्डिंग आपका मैंने पूछा एमटीसी में कि देखो, वो एमटीसी में मुझे 3.1 चाहिए था, ठीक है, वो मैंने पीओ देखा, हाँ पीओ में लिखा था कि भाई टाइप 3.1 चाहिए था, तो 3.1 में कोई भी मटेरियल जो है उसका एमटीसी भी आपको देते हैं। तो एमटीसी में केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका टेंसाइल होता है, उसका टफनेस होता है, उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी कितना है, अगर जरूरत है तो वो सब चीज होता है। तो ये सब चीज मुझे कंपेयर किससे करना है? सेक्शन 2C के हिसाब से करना है। वो सेक्शन 2C में अगर प्रॉब्लम है, अगर नहीं मिला, तो वो प्रोडक्ट मुझे 3.1 के हिसाब से नहीं मिला है, उसका मतलब ये हुआ। अगर मेरा प्रोडक्ट सेक्शन 2C से मिल गया तो वो हो गया मेरा ओके प्रोडक्ट। ओके, खाली इतना ही नहीं, फिर आपको ड्राइंग देखना है, वो ड्राइंग के हिसाब से ही वो मटेरियल है ना एमटीसी, वो भी देखना है। अगर ड्राइंग के हिसाब से एमटीसी नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, भले ही उसने प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से भेजा लेकिन गलत प्रोडक्ट भेज दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर। समझ रहे हैं ना बात? तो ये सब चीज हम लोगों को यस चेक सर, करना है, यही हम लोग चेक करना है, और कोई बाहर का कोई बंदा आके चेक नहीं करेगा भाई। आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी आपके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपको सैलरी पर मंथ दे रही है, तो हम लोगों का कुछ तो ड्यूटी है ना काम करने का, तो हम लोगों को ये सब चीज वेरीफाई करना वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी है, ये सब चीज हमको करना है। यस सर, यही पूछना था यस, सर। ओके सर, अभी समझ में थैंक आया यू। कि नहीं आया सोनू सर? अभी समझ, हाँ सर, प्लीज। सोनू सर। ये पूछना था, कुछ कंपनी अपनी मटेरियल की सीओसी देता है, जो सीओसी मतलब है जो नॉन स्पेसिफिकेशन, उसी में होगा ना स्टैंडर्ड में। देखो, कोई भी पीओ है, आपका पीओ के अंदर क्लियर बात लिखा है कि वी हैव टू रिक्वायर द प्रोडक्ट एज पर BS-EN 10204। उसमें आपका ऐसा लिखा होगा टाइप 2.2 एंड टाइप 3.2, या टाइप 2.2 एंड टाइप 3.1 एज पर इंस्पेक्शन, ऐसा लिखा होगा। इंस्पेक्शन आपको कैसे करना है ना, वो सब चीज ये है। ये हम BS-EN 10204 क्यों कर रहे हैं? हमारा इंस्पेक्शन कैसा होता है ना वो हमको पता चल जाएगा। हमारी अगर समझो आपके पास एक प्रोडक्ट आया, ठीक है,
7018 की मैं बात कर रहा हूँ। 7018 आपके पास आया तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर सबसे ऊपर 3.2 ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको वो प्रोडक्ट में कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3.2 तभी आता है, उसी के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का साइन होगा, वेंडर का साइन होगा, एंड यूजर का साइन होगा, मैन्युफैक्चरर का साइन होगा, जिसने परचेज किया उसका साइन होगा। मतलब सभी लोगों ने वो प्रोडक्ट को ऑन मैन्युफैक्चरिंग में जाके देखा है, वो प्रोडक्ट ओके था, उसी की वजह से उन लोगों ने सब इंश्योरेंस दिया है। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर 3.1 आपके प्रोडक्ट के अंदर लिखा है, आपका प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट है उसमें 3.1 लिखा, तो आपको क्या समझना है कि एंड यूजर कोई भी इंस्पेक्शन करने वहां नहीं गया। हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, हमारा फॉर एग्जांपल के तौर पे एल&टी ने वो ऑर्डर दिया था, तो एल&टी वाला का क्वालिटी वाला भी वहां पे इंस्पेक्शन करने नहीं गया है। तब हम लोगों को ये समझना है ये जो भेजा है वो बराबर भेजा होगा, लेकिन हमको उसके ऊपर फिर टेस्ट करना है। कुछ लोग कंपनियां ऐसी है कि 3.1 देखते हैं, ओके चलो केमिकल बटन टेस्ट बनाओ सेक्शन 2C के हिसाब से, तो बटन टेस्ट बनाती है। बटन टेस्ट बनाने के बाद उसके ऊपर पीएमआई करती है, पीएमआई का केमिकल कंपोजिशन चेक करती है, फिर टेंसाइल चेक करती है, इंपैक्ट करती है, उसके बाद हमारा एफएन नंबर चेक करने के लिए फेराइट नंबर चेक करती है। वो सब प्रोडक्ट आने के बाद फिर हम उसको वापस इंस्पेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर 3.1 लिखा था, उसी की वजह से हम लोग ये इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन 3.2 लिखा है तो हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है भाई। ओके साहब, एकदम फटाक से 100% ओके, सीधा प्रोडक्ट को यूज करो, समझ रहे हैं ना। लेकिन 3.1 में बहुत सारी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रोड जो है उसका बटन टेस्ट करवाती है और उसका पीएमआई करवाती है। इलेक्ट्रोड आने के बाद हर लॉट वाइज एक एक फिलर या एक एक इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करती है, उसको वेल्डिंग मरवाती है, वो फिर वेल्डिंग के ऊपर 5-6 mm हाइट करवाती है, उसके ऊपर बफिंग करवाती है, फिर वो पीएमआई चेक करती है। उसका रीजन क्या है? तो यही रीजन 3.1 की वजह से कि आपने कम पैसा दिया था, आपका मटेरियल बन गया था, मटेरियल बनने के बाद वो आया लेकिन वो क्वालिटी वाला आपका कोई चेक करने नहीं गया था, उसी की वजह से आपके पास पूरा मटेरियल आने के बाद आप खुद आपकी कंपनी में चेक कर लेते हैं कि हाँ प्रोडक्ट बराबर भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। लेकिन इंडिया में तो लोग ऐसा सोचते हैं, भाई 3.1 है ना, ओके मेरा प्रोडक्ट ओके, कुछ घंटा भी ओके नहीं। आपको लोगों को ये देखना है 3.2 है मतलब आपका प्रोडक्ट एकदम 5 स्टार ओके, लेकिन 3.1 है तो आपको कुछ टेस्ट आपको करने चाहिए। आपके अंदर मनी, आपके पास प्रोडक्ट आने के बाद आपको टेस्टिंग करना चाहिए। टेस्टिंग कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं सेक्शन 2C में समझाया है, यूट्यूब में आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे ना सोनू सर? यस सर, सोनू सर। सर आपने जो इलेक्ट्रोड की एग्जांपल दे दिया, लेकिन उसमें तो ये सब चीज चल जाता है, लेकिन हमारी कंपनी में क्या है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स आता है अमेरिका से, वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व टाइप की कुछ इक्विपमेंट है, वो आता है, वाल्व है। तो उसमें क्या है, उसके साथ सीओसी देता है। ठीक है, अगर हम उसको टीसी मांगते हैं तो वो कह रहा है उसकी सिर्फ $50 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो वो हम सीओसी लेते हैं उनसे। इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने उसकी पर्टिकुलर कोई टेस्ट ही नहीं किया। नहीं, टेस्ट तो वो करते हैं, उसकी कंपनी में मे भी किया होगा, मे भी नहीं भी किया हो। देखो जैसा पैसा देंगे, जैसा आप मनी फ्लो करवाएंगे, वैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल चाइना का और जापान का है कि आप सेम प्रोडक्ट रहेगा, दोनों का टॉय सेम रहेगा, सेम फिगर रहेगा, सेम चीज रहेगा। चाइना वाले को कम पैसा देना है, वो जल्दी से टूट जाएगा, जापान वाले को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वही सेम चीज है। अगर आपको सर्टिफिकेट भी बाद में चाहिए ना तब भी वो देगा, लेकिन बिना पैसे से कुछ भी नहीं करेगा। आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना बात? सर यस सर। अभी अभी जैसे इन्होंने जैसा बोला ना, सीओसी कंफर्मेशन ऑर्डर सर्टिफिकेट जो है एज हमारा पीओ मतलब सही है, दोनों सेम ही है। ऑर्डर सर्टिफिकेट ओके। यस सर। हाँ, लेकिन अगर हम यही प्रोसीजर एएसटीएम में फॉलो करते हैं, एएसटीएम के हिसाब से, अभी सपोज मैंने कोई प्लेट ऑर्डर किया, प्लेट हमारे पास आ गई अराउंड 30 मेट्रिक टन और समथिंग 40 मेट्रिक टन, ठीक है। तो हम उसमें जो इंस्पेक्ट करेंगे, हम अपना एक इंस्पेक्ट क्राइटेरिया बनाए, 25% चेक करेंगे या स्टार्टिंग के 5 प्लेट चेक करेंगे। तो जब चेक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, चेक करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे।
कि हाँ ये मटेरियल हमको इतना मिला, ये करेक्ट है। लेकिन अगर बीच में इन इन मिड में सपोज अगर वो मटेरियल में डिफेक्ट आना चालू हो गया तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं उनको? क्लेम कर सकते हैं, डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। आपका पीओ के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। आपका आपने ऑर्डर कैसे दिया उसके हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। फिर आपने ऑर्डर दिया है चाइनीज टॉय का और आप क्वालिटी उसमें जापानीज की मांग रहे हैं तो कैसे होगा? समझ रहे हैं ना बात? आप जितना क्लेम करेंगे वो एज पर आपका पीओ के हिसाब से आपको क्लेम करना पड़ेगा। आपके पीओ में आपके स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा था और उसने क्या करके नहीं दिया। आपके स्पेसिफिकेशन में ये लिखा था लेकिन उसने ये करके नहीं दिया। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, दूसरा ही नहीं, हमारी इंडिया की ही मैं बात करता हूं। इंडिया में मैंने एक प्रोजेक्ट किया सैमसंग तकरीर का, नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। हाँ सर, सुना है। हमारी कंपनी में घाटे में तो नहीं जा रही थी, लेकिन जस्ट बहुत सारा पैसा था, ऐसा सोच के सैमसंग तकरीर का हमने प्रोजेक्ट खरीद लिया कि प्रोजेक्ट लिया। फिर क्या हुआ, कांड हमारे साथ ये हो गया कि हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन देखा ही नहीं। स्पेसिफिकेशन में बहुत टाइट चीज लिखा था, बहुत डेंजर वर्ड यूज करके लिखा था कि कैसा क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट हमको खरीदने के लिए 2000 मतलब 2000 लाख चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, 2000 लाख चाहिए, लेकिन हमने खरीद लिया 12,000 में, 10,000 लाख में। मतलब हमारा 8 लाख का लॉस हो गया खाली स्पेसिफिकेशन पढ़ने में। स्पेसिफिकेशन में टाइट चीज लिखा है, क्वालिटी एकदम शानदार लिखा है, तो उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट भी बना के देना पड़ेगा ना, वरना वो क्लेम करेगा। समझ रहे हैं ना बात? फिर जब हम प्रोडक्ट बनाया तो हमको एक एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमको बनाना पड़ा। भले ही हमारी कंपनी को कुछ लॉस गया, लेकिन हमको बना के देना पड़ा उसको। हमें पता है कि हमें इतना लाख का लॉस गया है ये प्रोजेक्ट में, फिर भी अगर हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फिर नहीं बनाते हैं तब प्रॉब्लम है। हमारे ऊपर क्लेम ऐसा करेगा उसी गवर्नमेंट का यूज करके, उसका लीगल डिपार्टमेंट का यूज करके, कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो पूरे घाटे में तो जाएगा, ऊपर से भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा उतना। इससे अच्छा है कि उसमें बचो, जैसा बोला है वैसा बना के दे दो, बात खलास करो, यहां से उसको प्रोजेक्ट को निकालो। समझ रहे ना बात? तो स्पेसिफिकेशन आपको देखना यस बहुत सर, ये तो जरूरी है। सिक्योरिटी, स्पेसिफिकेशन अगर ये जापानी तो सब स्टाइल है सिक्योरिटी। और आप जापानी स्टाइल नहीं देखा और आपने 100 रुपए में वो चीज खरीद लिया, फिर बनाने के टाइम आपको पता चला साला ये हमको बनाने में हमारा 500 रुपीज चला गया, लेकिन हमने खरीदा 100 रुपीज में, हमारा गलती हो गया, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम ना आए, उसी की वजह से लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, उसी की वजह से अगर इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड के लिए BSCN 10204 मटेरियल के लिए पाइप है, प्लेट है, उसमें कौन सा टाइप का मटेरियल आपको चाहिए, कौन से टाइप का इंस्पेक्शन कैटेगरी चाहिए, वो सब चीज लिखा है। कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड चाहिए, सॉरी कौन से टाइप का मटेरियल चाहिए वो तो लिखा ही है, लेकिन इंस्पेक्शन कैटेगरी भी लिखा है। समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि मैंने आज पूछा था, तो हमारे यहाँ पे कैसा प्रोसेस है सर, यस सर, यस सर। हमारे यहाँ पे कैसा प्रोसेस है, अभी कोई मटेरियल आएगा तो वहां पे मटेरियल का एक सेपरेट इंस्पेक्टर है, तो वो चेक करेगा, और प्लस इंजीनियर है, तो वो चेक करने के बाद वो रिपोर्ट जब भी सबमिट करेंगे, हाँ वी फाउंड एज मटेरियल ओके, जब वो सबमिट कर देंगे तब उनका बिल पेमेंट होगा। उसके बाद फिर वो मटेरियल जो है फिर वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराएंगे कि अब मैन्युफैक्चरिंग करना है इसका। तो अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उनको पकड़ेंगे जो चेक किया हुआ है कि भाई ये कैसे प्रॉब्लम आई, तो वो क्लेम करते हैं कस्टमर को जहां से उन्होंने परचेज वो किया एक साइकिल है सर, सही बात है, ऐसा ही साइकिल होता है। है। तो ऐसे ऐसे सर, यस सर। लेकिन अगर वही प्रोसेस हमारा वेल्डिंग तक पहुंच गया और वहां पे प्रॉब्लम आना चालू हो गया तो हम बैक बाय बैक जो इंस्पेक्टर्स हैं वहां पे उनको हम पकड़ना चालू करते कि ऐसा कैसे हो गया। यस सर, सही बात है। तो यही यही मेथड है सर। यस यस, सही बात है। ओके सर। ओके। सर ये बटन ओके टेस्ट सर। और पीएमआई दो भी सेम है सर? क्या हुआ, बटन टेस्ट और पीएमआई आप जो बता रहे थे पहले, नहीं दो नहीं, भी सेम दोनों है? सेम नहीं है। बटन टेस्ट वो अपना अलग क्राइटेरिया है। अगर सेक्शन 2C है तो उसमें मैं जस्ट आपको बटन टेस्ट दिखा देता हूं।
ठीक है। बटन टेस्ट अलग चीज है यार, बटन टेस्ट को इसके साथ मिक्स मत करो। बटन टेस्ट और पीएमआई दोनों अलग है। बटन टेस्ट पीएमआई करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये बटन टेस्ट है, देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है? यस सर। ये बटन है। कोई भी नीचे का प्लेट लो, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय ऐसे इलेक्ट्रोड को मारते जाओ, फिर उसका ऊपर थोड़ा फ्लश ग्राइंडिंग करो, यहाँ पे फ्लश ग्राइंडिंग करके यहाँ पे पीएमआई मशीन रखो। तो पीएमआई में आपको केमिकल कंपोजिशन इसके हिसाब से आना चाहिए। मैं आपको केमिकल कंपोजिशन दिखा देता हूँ, ये है इसके केमिकल कंपोजिशन ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है, जो प्रोडक्ट आपने किया उसके हिसाब से। अगर उसके हिसाब से नहीं आया तो उसको वापस घुसा दो मटेरियल को, भाई हमारा पीओ के हिसाब से ये मटेरियल चाहिए था, हमने आपको गलका फिट कर दिया, तो नहीं चलेगा, लो ये रिटर्न लो, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। इसी के लिए बटन टेस्ट क्यों दिया है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, कम पैसा देना है, आप 3.1 खरीदते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, टाइप 3.1 खरीदा, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रोडक्ट दे देगा, आपका क्वालिटी वाला वहां चेक करने तो जाता नहीं है। फिर प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे, उसमें टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसका मेथड सेक्शन 2C में दिया है। अगर टेस्टिंग मैन्युफैक्चरर को भी करना है तो उसका भी टेस्टिंग मैन्युफैक्चरर के लिए भी सेक्शन 2C में दिया है। तो आपको घर पे ऐसा, मतलब आपकी कंपनी में ऐसा बटन टेस्ट बनाना है, उसमें केमिकल कंपोजिशन चेक करना है। एकदम सिंपल है सर। मतलब इलेक्ट्रोड्स पूरे एक टुगेदर रख के उसको प्रेस करना है, क्या करना है? नहीं नहीं, उसका आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है सेक्शन 2C में, मैं समझाया। देखिए सर, आप है ना सेक्शन एएसएमई सेक्शन 2C एसएफए 5.01 एंड 5.1 एक वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा। आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ समझाया, दिखा दिखा के प्रोडक्ट को दिखाया, फिर कैसे करना है वो दिखाया। वो आप देखेंगे ना, आपका पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा सर। अभी क्या है, वो सब चीज में समझाएगा ना सर, मुझे 2 घंटा और लग जाएगा सर, समझ रहे हैं ना सर। कंटिन्यू। इसके लिए सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो सर, आज जितने लोगों ने मुझे आज क्वेश्चन पूछा, एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, लोगों को एकदम डेप्थ में समझ में आया होगा। ऐसा आज का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे वो पूरे वैलिड क्वेश्चन थे। बहुत अच्छा मुझे आज फीलिंग हुआ, क्यों, क्योंकि आज का डिस्कशन में हम लोग एकदम डेप्थ में घुसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन, तो आपको जनरल इंस्पेक्शन करना है, विजिबल इम्परफेक्शन के कुछ है तो नहीं है, डायमेंशन इंस्पेक्शन और सरफेस कंडीशन, ये चारों आपको इंस्पेक्शन करना जरूरी बन जाता है। जनरल इंस्पेक्शन में क्या है, दिस टेक अकाउंट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन, आपका कैसा रहना है। मटेरियल आपके पास आ जाता है, उसके बाद मटेरियल आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आपके पास आ गया, तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज किया है कि नहीं किया है, उसका हैंडलिंग क्या है, हैंडलिंग कैसे करना है, वो नंबर ऑफ प्लेट है, नंबर ऑफ पाइप, डिस्टोर्शन कुदर भी नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब चीज। फिर विजिबल इम्परफेक्शन में आपको क्या चेक करना है कि भाई लैप लेमिनेशन नहीं है, या फिर कोरोजन नहीं हो गया है, यूटी करने का जरूरत है कि नहीं है, वो सब चीज करना है, उसको विजिबल इम्परफेक्शन है, वो सब चीज आपको चेक करना है। डायमेंशन इंस्पेक्शन में आपका प्रोडक्ट जो आपने मांगा था वैसा ही आया है, आपका ड्राइंग के हिसाब से आया है कि नहीं आया है, वो सब चीज डायमेंशन। अगर आपको एल्बो 90 डिग्री का चाहिए था, लेकिन आपको 45 डिग्री का घुसा दिया, तो नहीं चलेगा। तो ये सब चीज, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, ये सब चीज आपको देखना है। आपको एज पर ड्राइंग 3.9 थिकनेस था, लेकिन आपको घुसा दिया 3.8 थिकनेस वाला, या 2.8 वाला, या 2.9 वाला घुसा दिया, तो नहीं चलेगा। हाँ, 3.9 से थोड़ा ज्यादा भी नहीं चलेगा, हाँ ज्यादा है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, बट कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम में तो रिस्ट्रिक्शन है। आगे बढ़ते हैं, सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन कैसा होना चाहिए, उसमें भी चार ग्रेड है। उसमें रस्टिंग ग्रेड है, जो लोग विवेक सर है, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ग्रेड ए जो है वो थोड़ा कम रस्ट वाला, ग्रेड बी थोड़ा ज्यादा रस्ट हो गया, ग्रेड सी बहुत रस्ट हो गया, और ग्रेड डी मटेरियल की तो फट गई है भाई, बहुत डेंजर मटेरियल, बहुत पूरा रस्टिंग हो गया, एकदम पीटिंग खड्डा खड्डा, और पूरा मटेरियल की तो बैंड बज गई है, वैसा मटेरियल आया, तो उसी को बोलते हैं रस्टिंग ग्रेड सी मटेरियल। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे समरी। यहाँ पे हम चैप्टर को क्लोज करते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और मुझे एक चीज बोलना में यहाँ पे रह गया है, हाँ अभी पूरा खत्म कर दिया है। मटेरियल टाइप्स एंड वेल्डेबिलिटी, उसमें एस जो है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, 355 मतलब उसका मिनिमम यील्ड है, और हमारा 4P इम्पैक्ट वो जूल में मेजर किया जाता है, और नॉर्मलाइजिंग के लिए ग्रेड 3 है, नॉर्मलाइज रोल है तो G3, ऐसा लिखते हैं। ये सबका नॉमिनेशन है, ठीक है। अगर कोई भी ग्रेड ऐसा है
यूरोपियन स्टैंडर्ड में। तो एस का मटेरियल स्ट्रक्चर स्टील हो गया, 355 का मतलब उसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, J2 का मतलब हो गया उसका लॉन्जिट्यूडनल 4P 27 जूल 20 डिग्री पे, और G3 का मतलब हो गया हमारा नॉर्मलाइजिंग। वैसा ही अगर हम ASME के हिसाब से बात करते हैं तो SA516 ग्रेड 70, SA का मतलब मटेरियल हो गया, 516 उसका केमिकल कंपोजिशन और उसका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, ग्रेड ग्रेड मतलब ग्रेड खुद है, और 70 का मतलब हमारा उसका 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ, या 70 उसका KSI हुआ, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी है आप समझिए, उसका एक सिस्टम है, ठीक है। उसके हिसाब से कोई भी ग्रेड को मटेरियल दिया जाता है। अगर मैं E7018 की बात करूं तो E का मतलब है इलेक्ट्रोड, 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ, और 1 का मतलब पोजीशन, और 8 का मतलब लास्ट जो 8 नंबर है उसका मतलब हो गया हमारा हाइड्रोजन परसेंटेज। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा सा लगेगा और आपको अच्छा समझ में आया होगा। विवेक सर, अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं सर, ठीक है सर? सर दो 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 क्वेश्चन पूछ ले यस सर। सर, बोलिए। दो यस सर, क्वेश्चन श्योर। सर। TWI वर्चुअल एकेडमी में उन्होंने जो इन्होंने दिया हुआ है मटेरियल एंड बिल्डेबिलिटी में, मतलब मटेरियल का इन्होंने चैप्टर दिया, तो इन्होंने फेरेटिक क्रायोजेनिक स्टील बोला। ये कौन से टाइप का मटेरियल है सर? फेरेटिक क्रायोजेनिक फेरेटिक क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक स्टील। स्टील, यस, वो लास्ट में इसमें दिया ना वो क्या? मैंने। नहीं नहीं सर, इनका चैप्टर ही है इसमें, जो TWI ने दिया हुआ है, उन्होंने चैप्टर दिया हुआ है। फेरेटिक क्रायोजेनिक स्टील, वो थोड़ा मुझे भूज सेशन हम उसी से हाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यस सर, मैं आपको TWI का पूरा वो भेजता हूँ क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है। हम्म। और सर इन्होंने भेजा हुआ है ना, और जो इन्होंने एक डिफरेंस दिया हुआ है वेल्डिंग फेरेटिक और मार्टेनिस्टिक स्टेनलेस, हाँ वो आएगा ये सर, कैसा वो है सर? डिफरेंट है ना, वो आएगा। फेरेटिक एंड मटन स्टेनलेस स्टील में वो डिफरेंट आएगा, वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील में उस टाइम पे मैं समझाएगा सर उसको एकदम डेप्थ में। हमारा देखो, मटेरियल इम्परफेक्शन में हमने 3 सेशन किए 1.5 घंटे के मटेरियल इम्परफेक्शन में, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील में भी मैं 3 सेशन करेगा, खाली 3 सेशन एक ही चैप्टर का करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 40% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे उसी की वजह से। तो उसमें मैं ये सब डिस्कस करेगा। क्रायोजेनिक स्टील भी है, उसमें भी आएगा, वो भी मैं चेक करेगा। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है वो कल के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है? क्योंकि अभी 10 हो गया है, बहुत टाइम चला गया है। हम लोग जल्दी स्टार्ट किया था, टाइम भी संडे था, तो कल का हमने सेशन मिस किया था, उसी की वजह से आज थोड़ा ज्यादा ले लिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। किसी ओके। को कुछ भी डाउट है मुझे फोन करके बोल सकते हैं, कल मॉर्निंग में भी या कल शाम को भी, लेकिन आज मत करिएगा। हेलो। ओके। हेलो। यस सर। हेलो यस सर। अवित सर। सर, ये आप एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम यस सर। टू जॉइन दिस यस सेशन. सर। Okay, sir, I want to ask you कि you will upload this in on No, YouTube. no, sir. This is not अभी uploaded. YouTube. Daily we are doing a session, but most of session not in YouTube. Only 2% is uploaded. And in our running session, daily session we are done Saturday and Sunday 2 hours, and regular basis 1 hours. Next time after this we will start the biggest, and after this we are API 517. After this API 510, and after this section 8 again. अच्छा, ओके ओके. एक्चुअली आज ही मुझे पता चला सर ये, तो मैंने ज्वाइन किया. बट मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत मिस किया मैंने फिर आपका लेक्चर. बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हो सर, बहुत अच्छी तरीके Thank you से. very much, sir. मतलब यस सर. मतलब जिसको कुछ भी पता ना हो ना, वो भी आपसे अगर कोई सीखे तो बहुत समझ सकता है. मतलब आप इतने लेमन लैंग्वेज में मतलब इसमें सिखा रहे हो सर. देखो, मैं इसके लिए इसको बहुत अपलोड अच्छा नहीं सर. करता हूँ, उसमें है ना मैं नॉन रिलेवेंट हाँ. लैंग्वेज यूज करता हूँ, कुछ गाली छरोट भी यहाँ पे होता है, उसी की वजह से ये सब चीज यूट्यूब में डालना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, ओके अगर ओके. किसी को चाहिए पर्सनली तो मैं भेजेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्सनली भेजने के बाद भी क्या होता है, लोग फिर वायरल करते हैं, फिर पूरा एज पर प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा है कि हम ऐसे ही रनिंग लेते रहे। अच्छा सर, तो ये कैसे पता, मतलब कैसे मिल सकते हैं आपके ये वीडियोस? ये डेली सेशन करते हैं ना सर, हम डेली सेशन है, रनिंग सेशन। नहीं एग्री, नो नो एग्री डेली सेशन, बट व्हाट अबाउट द प्रीवियस सेशन? प्रीवियस सेशन इफ आई सर, वांट
प्रीव्यू सेशन तो हमने कुछ तो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया है, कुछ रिकॉर्डिंग किया है, वो मैं जो रिकॉर्डिंग किया है वो ऑलरेडी मैं उसमें डाला है। किसमें? हमारा ये क्या है, टेलीग्राम। टेलीग्राम में मैं कभी कभी डालता हूँ, कभी कभी नहीं डालता हूँ। देखो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मुझे तो सब चीज डालना है, लेकिन क्या टाइम नहीं है, ऐसा है, समझ रहे हैं ना सर। टाइम रहता तो मैं ये सब चीज डालता रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है, बट वो वही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कहाँ कैसे मिल सकते हैं, मतलब वीडियोस एंड समझ रहे हो, वो ये कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक काम तो करिए सर, कैसे आप करें इसके YouTube आगे, में तो जाइए। डेफिनेटली आई YouTube जॉइन। में ASME लेक्चर हाँ करके हाँ, है, उसमें बहुत सारा चीज समझाया है, लेकिन फास्ट वे में समझाया है। आपको समझने के लिए धीरे धीरे यस धीरे धीरे यस, चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों ने फीस पे किया है TWI को। तो TWI को ओह, फीस पे किया ओके, है, इसका मतलब कि उसको एकदम डेप्थ में समझाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाना पड़ेगा। राइट, अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाएगा, अच्छा, एक क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा, उसका 1.5 लाख चला जाएगा, समझ रहे हैं ना सर। उसी की वजह से हम लोग राइट एकदम सर, राइट डेप्थ सर, में कर रहे हैं, एक एक पॉइंट में। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एकदम डेप्थ में क्या यार जाने का, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ लोगों की वजह नो से। नो नो, गलत, पहले क्या हाँ था राइट, सर, हम लोग क्या करते थे, रेगुलर हम 12 लोग ही थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों बढ़ते गए बढ़ते गए। एक्चुअली मेरे पास इतने ग्रुप है, उस सब में डालेगा तो करीबन यहाँ पे 150 या 160 या 200 भी पीपल यहाँ पे आ जाएंगे। जो हम डेली सेशन करते हैं, रेगुलर ओपन सेशन, उसमें 200 पीपल भी आते हैं, लेकिन हम इसको ओपन नहीं कर रहे, वो खाली लिमिटेड पर्सन के लिए। क्यों? ओके क्योंकि लोग म्यूट नहीं करते हैं। ओके, एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो मैं फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी वो लोग म्यूट नहीं करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने की वजह से बाकी के जो पीछे के 200 गलत, पीपल है, वो भी हाँ, डिस्टर्ब होते हैं। उसी की वजह से क्या मैं करता हूँ कि लिमिटेड लोग, ओनली वन ग्रुप। उसके बाद अगर ये ग्रुप क्लियर हो जाएगा, राइट, इन लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर मैं, जिसको बिगेस्ट में इंटरेस्ट है वो बिगेस्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। हाँ, कुछ है इसमें, राइट, कुछ लोग राइट हैं सर, वो इसमें इनिशिएटिव लिया है, कुछ लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, ये विवेक सर है, और कुछ लोग हैं इसमें, शमशुद्दीन जी है, उसने खुद इनिशिएटिव लिया है कि ओके, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, आपको इसके हिसाब से कर लेंगे, तो फिर एक अलग मैटर है। लेकिन बाकी को लोग तो फायदा हो रहा हाँ है हाँ, ना, मेरा कहने का मतलब पास हो यार। हाँ आप लोग हाँ, पास हो गए, इंडिया में कुछ हाँ हाँ, इंप्रूवमेंट होगा, इंडिया में इंप्रूवमेंट होगा तो रिवर कम हाँ होगा। अगर गल्फ में हमारा, आज गल्फ में हाँ, हमारे राइट, से हमसे आगे है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग पहले से ही हमारे से पीछे थे, लेकिन कॉड को यूज कर करके आगे बढ़ गए, और हम लोग यहाँ पे ओवर स्मार्ट बन गए, ओवर कॉन्फिडेंस वाले बन गए। तो क्या